पहली बात कि नए लोग हम लोग कैसे जोड़ें। दूसरा, हम जो 19 नवंबर की जो रैली है वो क्यों ज़रूरी है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और तीसरा, अपने चंडीगढ़ में स्पेशली हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन को लोग कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि लोग जोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है लोग जोड़ना कि हमारे पास दस्तावेज आ गए, हमारे पास समाज को बदलने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। हमने लगभग हर मीटिंग के अंदर सभी लोगों को ये बता दिया, भाई एजुकेशन पे हम लोग ये करने वाले हैं, हेल्थ पे ये करने वाले हैं, राजनीति पे, न्याय पे, या फिर खेती में क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, अगर इन 5 चीज़ों में से पूंजीवाद को ख़त्म करना है तो गांव को तो बात समझ में आनी चाहिए, तभी तो वो पूंजीवाद को ख़त्म करेगा। अब उसके गांव के अंदर जब छोटे से बच्चे का जब बिस्किट का पैकेट खरीद के लाता है, अगर किसान को ये पता होएगा कि जो तू खेत के अंदर केमिकल डाल रहा है, उस केमिकल की वजह से सारा कचरा हो रहा है, उस बच्चे को कैंसर होने के चांसेस हो रहे हैं। वो जो बिस्किट खा रहा है, वो जो कुरकुरे खा रहा है, वो जो नमकीन खा रहा है, वो नमकीन कॉटन सीड ऑयल में है, और कॉटन सीड ऑयल जो है वो बीटी कॉटन है, और बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड, और जेनेटिकली मॉडिफाइड खाने से अगली संतान नपुंसक और बांझ हो रही है। तो जब किसान को ये पता होएगा कि मैं जो बाजार का सामान अपने बच्चे को खिला रहा हूँ, ये मेरे बच्चे को परमानेंट बीमार और परमानेंट नुकसान कर रहा है, मेरा बीज खत्म कर रहा है, तो किसान भी समझेगा, तो पूंजीवाद को वो खुद निकालेगा। इसी तरह से हम अगर ये मान के चलें कि हमको समाज के लिए कुछ करना है, तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, आप कितना ही कर लेना समाज के लिए, हम कितना ही जोर लगा लें, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जिसका बच्चा बर्बाद हो रहा है, अगर वो नहीं बोलेगा, अगर उसको नहीं समझ में आएगी, तो किसी और को ज़्यादा दिनों तक नहीं सिरदर्दी ले सकता कोई। तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं, जितने आप लोग हम लोग हैं, हम लोग जगा सकते हैं जितना ज़्यादा हो सकता है उतना। और वो जगाने के काम में 2-3 चीज़ें सबसे बड़ी रहती हैं। एक तो हमारे रिसोर्सेज लगते हैं, घर से गाड़ी उठा के जाएंगे तो मतलब पैसा खर्च होता है, ऊपर से हमको नहीं मालूम कि बदले में हमको क्या मिलने वाला है। भाई अगर हमने पहले से सोच रखा हो कि हम तो ये वाली गद्दी पर जाकर बैठने वाले हैं और यहाँ से जो मलाई आएगी वो सब में बांट देंगे, सारे जने बांट देंगे, तो लालच में लगे रहेंगे लोग बाग। तो हम तो पहले ही कहते हैं, हम हमारे साथ तो वो आदमी आए जिसको बात समझ में आई हुई है, अपना सारा बर्बाद करने के लिए तो आओ, जेल जाने के लिए आना है तो आओ। भाई अपन तो जब हमें कुछ नहीं मिल रहा ना, हम कुछ लेने के लिए चल रहे, तो जब हम कुछ लेने के लिए चले नहीं हुए तो हम आपको क्या प्रॉमिस कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। इसीलिए हमने जितना अभी तक भी मान लो अचीव किया, उसका लाभ हमने लोगों को ही दिया, हमने खुद उसका लाभ नहीं लिया सबसे पहले। अभी हम JSM के लिए एक पूरी कंपनी बनाने की योजना बना रहे हैं कि जो साथी पहले दिन से देखो, अभी जब हम कर्ज मुक्ति वाली योजना पे जब हम काम करने लगेंगे और बड़ा ऐलान अगर हम लोग कर देते हैं 19 नवंबर को करनाल वाली रैली में, तो हमारे और आपके साथ जुड़ने वाले लोगों की एक पूरी फौज खड़ी होएगी। वो सारे लालची लोग होंगे, वो सारे वो लोग होंगे जिनको अपना फ़ायदा चाहिए, और उससे पहले हमको अपने लोग छांट लेने पड़ेंगे कि ये कौन कौन लोग हैं जो 2 साल से हमारे साथ लगे हुए थे, जो हर टाइम हमारे साथ खड़े थे, जो मुद्दे को लेके हमारे साथ आए थे, ना कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेके। ये तो हमको पता होना चाहिए। तो अभी हम प्लान कर रहे थे कि एक हम कंपनी बनाएं, जिस कंपनी के अंदर वो कंपनी बेसिकली उसका काम क्या होगा, वो कंपनी एक फैमिली की तरह रहेगी। मैंने ये जो कंपनी का जो आइडिया था, ये मैंने 2017 में पहली बार अपने डायरी में लिखा था। मैं आपको बताता हूँ मैंने इसका क्या आइडिया रखा था। मैंने आइडिया रखा था कि हम एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ब्रातवा। उसका नाम ही ब्रातवा होएगा। ब्रातवा एक रशियन वर्ड है जिसमें जिसकी जो अंग्रेज़ी है वो ब्रदरहुड है, भाईचारा। मतलब ब्रातवा का मतलब होगा कि जो भी आदमी उस ब्रातवा का मेंबर है वो एक फैमिली है, और उसकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रातवा की है। आप ब्रातवा, मैं ब्रातवा, ये ब्रातवा, सब ब्रातवा, मतलब वो ब्रातवा है बेसिकली। आप कौन? मैं ब्रातवा। ब्रातवा का जिस सिंबल जिसके पास है, उस आदमी के लिए हमारा साथी कुछ भी करेगा। लेकिन उस लेवल पर जाने के लिए कि लेवल 1 का ब्रातवा है कि लेवल 2 का है कि पीछे वाले लालची वाला ब्रातवा है, देखना पड़ेगा ना कौन से लेवल का ब्रातवा है ये।
कि जो समाज को कितना दे रहा है वो किस लेवल का है। तो वो हमने एक आइडिया लिया था कि हम रहें ना रहें, हमारी फैमिली को बरातवा संभालेगा। मतलब अगर हम समाज का काम करते हुए जाते हैं तो वो पूरी फैमिली है। देखो जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है भारत के अंदर, पुराना कल्चर है। अगर सरकारों ने या षड्यंत्रकारी लोगों ने या पूंजीपतियों ने जॉइंट फैमिली खत्म कर दी, तो हम दोबारा से एक जॉइंट फैमिली बनाने जा रहे हैं, एक बड़ी फैमिली जो हर जगह ज्वाइंट होगी। चंडीगढ़ की ज्वाइंट फैमिली अलग है, वो रह बेशक अलग अलग रहे हों, अलग अलग फ्लोरों पे रह रहे हों, अलग अलग जगह पे रह रहे हों, बट वो एक फैमिली की तरह ही काम करेंगे। एक आदमी के ऊपर कुछ आँच आ गई तो सारी बरातवा भागेगी उसी टाइम पे। अब तो बाद में जेएसएम आ गया तो अब जेएसएम कर देंगे अपना, क्या नाम में फंसने की जरूरत ही नहीं फालतू। मतलब ये मैं बता रहा था कि वो आइडिया हमने सोचा था, तो आज उसका नाम जनता सरकार मोर्चा है, जिसको हमने कभी बरातवा सोचा था। और उसमें मैंने ये सोचा था कि मैं उस बरातवा में सबसे आखिरी बेनिफिशियर होऊंगा। सबसे आखिरी का मतलब कैसे, मैंने उसमें ये प्लान किया था कि मैं, अगर हम कोई कंपनी बनाएंगे तो मैं उसमें कंपनी में पार्टनरशिप नहीं रखूंगा। मैं प्योरली अपने बरातवा के ऊपर ट्रस्ट करूंगा 100%, ताकि आप लोग एक दूसरे के ऊपर कर सको कि मेरा हिस्सा नहीं है उसके अंदर, मैं फिर भी आप सबका बराबर का हिस्सा रहेगा, आप सबका रहेगा, मेरा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। मैं उसमें इस तरीके से रहूँगा कि अगर आप लोगों को 0.3% हिस्सा मिलता है तो मेरे को 0.015 मिले, उसका आधा, मतलब जितना बाकी सबको मिल रहा है एक एक बंसने को, उसका मतलब उसका छोटा पार्ट, जितना सबसे कम हो सकता है वो पार्ट मेरे को मिले, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे फायदे मेरे को ज़्यादा मिल रहे हैं। लोग मेरे पास ज़्यादा हैं, आपके पास कम है। आपके पास चंडीगढ़ की टीम के 50-100 लोग हैं, मेरे पास तो पूरे इंडिया के लाखों लोग हैं। तो मेरे को तो थोड़े पार्ट में भी काम चल जाए, मैं तो 1-1 रुपये से भी काम चला लूँगा। आप 1-1 रुपये से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपकी फैमिली छोटी है, आपने बनाई नहीं। तो आपकी गलती है ना भाई, आपने फैमिली नहीं बनाई अपनी। आप लोग ये वेट करते रहे कि बुलारा बनाएगा, बुलारा बनाएगा। मैं क्यों बनाऊँ आपकी फैमिली भाई, मैं तो अपनी बनाऊँगा। और मैं आपको आइडिया दे रहा था शुरू से कि आपको अपनी टीम तैयार करनी है, आपको अपनी टीम तैयार करनी है, आप अपने लोग तैयार कीजिए। बट इन एनी हाउ नो प्रॉब्लम, आप करें मैं करें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये जस्ट एक सिंबॉलिक बात है, लेकिन जो बन रहा है वो सबके लिए बन रहा है। तो इसमें जो जो समाज के लिए काम करेंगे वो सारे अपने इस पूरे मिशन का हिस्सा हैं, एक तरह से ये मान के चलो। तो अब जो हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ने वाले हैं वो ये है कि 19 को हम रैली करने वाले हैं। 19 की रैली में हमारे पास लोग होने चाहिए। लोग होंगे तो लोग हमारे साथ क्यों आएंगे, सबसे बड़ी बात, या तो हम इतने डेडिकेटेड होकर के लोगों को विचार पर जोड़ सकें। जैसे मैंने पूरे भारत में जो लोग जोड़े, वो मैंने कोई भी लालच पर नहीं जोड़ा कि तुमको ये मिलेगा तो तुम हमारे साथ आ जाओ ना। तुमको बात समझ में आती है, बात सही लगती है तो जुड़ो, नहीं लगती है तो अपने जयराम जी की मिल लिए, बात हो गई, मैंने आपको पूरा षड्यंत्र समझा दिया, मैंने बचने का रास्ता बता दिया। तो जल जंगल जमीन और जानवर, इनसे रिलेटेड जितने फैसले हैं वो गांव करेगा। हमारा पहला मिशन ये है। दूसरा मिशन है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। इन पांचों पे पूंजीवाद नहीं हो, केवल समाज की मदद से ही सारा कुछ तैयार हो। तो ये तो मोटा मोटा है, बट इसके लिए जो निर्णय लेने हैं, जो हमने अपनी, चाहे उसको डिमांड कहिए चाहे अपना आदेश कहिए, सरकारों को दे देना है, वो अलग अलग है, वो एक नहीं है। तो वो उस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि हम कितने लोग करनाल में इकट्ठा हो पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे आइडिया ले रहा था, अगर आप लोगों को आइडिया ठीक लगता है तो हमने एक तय किया है, करनाल में ही हम एक सेमिनार करने वाले हैं, जैसा सेमिनार हमने वहाँ किया था एजुकेशन वाला। एजुकेशन के मुद्दे पर सबको चाहिए ही चाहिए, अपने बच्चों से रिलेटेड बातें समझ में आ जाएं, वो चाहिए ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें हम 1000-2000 आदमी करनाल में अब इकट्ठा करने की पोजीशन में हैं। कोई दिक्कत, मतलब ऐसे ही इकट्ठा करने की पोजीशन में है कि वो लोग आएंगे और बात सुनेंगे, और ये मुद्दा भी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा हम ये प्लान कर रहे थे कि जैसे अपने पास टैगोर थिएटर है, टैगोर थिएटर में क्या हम चंडीगढ़ के लिए प्लान कर सकते हैं एक सेमिनार? चंडीगढ़ के लिए कर सकते हैं। उसके लिए गैदरिंग कितनी चाहिए? चंडीगढ़ का जो हमारा पास जो टैगोर थिएटर है 18 में जो है, वो 800 से 1000 के बीच उसकी गैदरिंग है। और मुझे नहीं लगता कि, देखो जनता सरकार मोर्चा के मुद्दे पर चाहे कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये तो ना सरकार विरोधी लोग हैं, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सरकार के खिलाफत करने वाले लोग हैं, लेकिन जब शिक्षा के मुद्दे की बात आती है, बच्चे की पढ़ाई, उसका करियर, उसका टैलेंट, और जिस मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे हैं उस पर पढ़ा लिखा तबका खूब आएगा।
और पढ़े लिखे तबके को बाद में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कनेक्ट करना बड़ा आसान है। मतलब उसको लॉजिक से समझाना पड़ता है। दिक्कत क्या है, हमारे जो शहर का जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो चंडीगढ़ का जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो कौन सा आदमी है? मोस्टली चंडीगढ़ का आदमी अगर पुराना है, जो यहाँ पे रहता है पैदाइशी, जिसके बाप दादा की ज़मीन यहाँ जिनको मिल गए थे प्लॉट, वो तो रहते हैं किराए के भरोसे। बाप दादा की ने प्रॉपर्टियाँ बना रखी हैं, शोरूम है और उनके किराया खाता है वो। दूसरा तबका है जो दुकानदार तबका है। तीसरा तबका है जो दूसरे किसी स्टेट से माइग्रेट होकर के आया हुआ है, वो अपनी सर्विस सेक्टर या फिर अपनी दिहाड़ी पे रहता है। तो ये जो तीसरे नंबर वाला जो आदमी है, ये हमारे काम का आदमी है, क्योंकि इसके अंदर तड़प है। वो जो सर्विस सेक्टर वाला आदमी है ना, वो ना तो चंडीगढ़ में सेटल हो पा रहा है, ना उसको चंडीगढ़ अपना मानता है, अपनी जड़ों वो छोड़ चुका है और औलाद के लिए चिंतित है, परेशान है, मतलब उसका रास्ता कुछ नहीं मिल रहा। उसको हम लोग कनेक्ट कर दिए अगर हमने कि तुम्हारे को तुम्हारी जड़ों से काटना एक षड्यंत्र था और तुम्हारा बच्चे को कामयाबी मिलेगी ही नहीं, इसकी गारंटी है। गारंटी है, मतलब ये गारंटी सरकार देती है खुद। आप जितनी पोस्ट निकलती है और जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसका कैलकुलेशन करके देखो, 0.5% भी नहीं बनेगा, 0.5% भी नहीं बनेगा। यानी 99.9% चांस है आपका बच्चा फेल ही होगा। किसी भी एग्ज़ाम में जाए, किसी भी कंपटीशन में अपीयर हो, कहीं कुछ भी करने लगे, उसकी गारंटी है वो फेल होना है। बिजनेस, गवर्नमेंट की पॉलिसी जिस तरह की है कि बिजनेस केवल बड़ी मछलियों का ही चलेगा। छोटा जो आदमी है वो तो उन्होंने किराने वाले को भी रजिस्टर कर दिया है और किराने वाले के पास भी अब जो है वो रिलायंस स्टोर मैसेज करता है कि तुम आधा किलो चीनी फलाने बंदे को देकर आओ। और वो जो घर पे बैठा आदमी है वो कहता है, अच्छा बेटा मैंने मांगी थी तो 56 रुपये किलो दे रहा था, ऑनलाइन 50 रुपये भी तो दे रहा है। ऑनलाइन 50 रुपये भी वही दुकानदार दे रहा है। वही दुकानदार 56 रुपये में, उसको 56 से कम में पड़ता नहीं खाता है, क्योंकि उसकी दुकान का खर्चा है, उसका किराया है, जो वहाँ काम करते हैं उसके पास कारीगर या जो उसका सेल्समैन है उसका खर्चा नहीं निकलता उसका। लेकिन रिलायंस पे जब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो तो वही रिलायंस उसी दुकानदार को मैसेज करके बोलता है जाओ इसको चीनी दे करके आओ या ये राशन दे, और उसमें कम मिलता है। क्योंकि रिलायंस का 10,000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया तो वो उस दुकानदार को सब्सिडी दे देगा। रिलायंस का क्या दिक्कत है, अपना प्रॉफिट जो उसको 10,000 करोड़ माफ़ मिला है, उसको अगर एक दिन का 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये किसी दुकानदार को देना पड़ता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने देना। लेकिन आपके पड़ोस में उस दुकानदार के प्रति नफरत पैदा हो रही है कि ये हरामखोर चोरी करता है, ठगी मारता है, हमको महंगा देता है, ऑनलाइन सस्ता मिलता है। तो वो दुकानदार आने वाले वक्त में बर्बाद होना तय है। क्योंकि जनता के दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में, जो नई जनरेशन है ना, जो नया पढ़ा लिखा बच्चा, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, उनके तो दिमाग में परमानेंट फिट हो चुका है कि ऑनलाइन सस्ता मिलेगा। वो तो दुकान पर जाना ही नहीं चाहते। हम तो जो है घूमते रहते हैं, तो क्योंकि दुकानदार हमारा जानकार भी है और भाई राम राम कर लिया, मिल लिए उससे, और बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, इसलिए भी चले जाते हैं हम लोग तो, क्योंकि हम सारे के सारे सामाजिक प्राणी हैं। और जो नई जनरेशन है वो तो इंस्टा प्राणी है। वो तो 30 सेकंड से आगे किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती है। सोच अपने नहीं है, विचार अपने नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। तो उनको तो ऐसे कॉफी का डब्बा लेके फोटो खींचना जरूरी है, उधर डालना जरूरी है स्टोरी में। उनके लिए तो जो खा रहे हैं उस पर क्लिक करके डालना जरूरी है, उनको कुछ नहीं। बाकी ऐसे करते रहे, सारी जिंदगी ऐसे में गुजरनी है उनकी, तो या ऐसे जरनी है या ऐसे चलनी है। मतलब वो तो आप मेट्रो में, बड़े स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे जाइए, आपको ऐसे गधों की पूरी कतार चलती मिलती है, फ़ोन उठा के जो ना चल ही रहे हैं। उनके सामने से उनका बाप आ रहा है, माँ आ रही है, बहन, कुछ नहीं दिख रहा उनको, गर्दन नीचे है बस उनकी। मतलब वो बेसिकली ये कर चुके हैं कि जहाँ पर ना हम आपके गुलाम हैं। बेसिकली उनकी गर्दन उन्होंने ऐसे कर दी है। 4 लोग बैठे हैं फैमिली के, अभी आप चलो किसी बड़े रेस्टोरेंट में चलो, जितने भी बड़े ये आउटिंग वाली जगह बना रखी है ना, जितने टॉप क्लास के रेस्टोरेंट अपने आप को बोलते हैं, वहाँ जा कर के बैठ के ऐसे तसल्ली से ऐसे बैठ के देखो, वो गधे अपने आप लगे पड़े, वो चार मम्मी पापा बेटा बेटी, चारों 4 मोबाइल हैं, चारों अपने में लगे हुए हैं, ऑर्डर कर रखा है, वो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। घर में प्राइवेसी के नाम पे उनको कमरा मिला हुआ है, वो अपनी प्राइवेसी के नाम पे उधर पड़े हैं, मम्मी अपनी अलग पड़ी है, बाप अलग पड़ा है। मतलब पूरी फैमिली को कल्चर तोड़ दिया इन लोगों ने, पूरा फैमिली कल्चर, कुछ नहीं बचा है हमारे पास।
ना खेत बचे हैं, ना खेतों की सारी ज़मीन लोन पर है इस टाइम पे सबकी, ना बीज बचा है, ना बिजली है। बिजली ना आए पसीने छूट जाएंगे शहर को। आज अगर सरकार लॉकडाउन लगा देती है और शहर में एंट्री बैन हो जाए, यहाँ से निकलना बैन हो जाए और आवश्यक चीज़ें हों चाहे कुछ भी हो, हम नहीं निकलेंगी, मतलब नहीं निकलेगी। अगर ये हो जाए, किसी भी शहर के पास 3 दिन से ज़्यादा का राशन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का बस। मतलब कोई भी शहर 7 दिन सरवाइव कर सकता है, इससे ऊपर का कुछ नहीं है उसके पास। पानी नहीं है उसके पास, बिजली अगर ना आए तो पानी भी नहीं आएगा, और पानी अगर ना आए तो शहर के पास कुछ नहीं है। और मान लो 4 दिन पानी ना आए, 5 दिन पानी ना आए, टंकियों में रखा सारा खत्म हो जाए, बर्तन सबके झूठे पड़े हैं, कपड़े सबके ऐसे पड़े हैं, पीने के लिए पानी मुश्किल से मिल रहा है, सब जगह बुरा हाल हो रखा है, और फिर अचानक से पानी आ जाए और सारे पानी में अगर कुछ बीमारी के कुछ डाल के पुड़िया दे दे, तो जब सारा शहर प्यासा मर रहा हो उस वक्त आपकी टंकियों में, और फिर बाद में तो सरकार कह देगी कि जिसने भी ये गलती करी है उसको सजा होगी, हो जाएगी 4 लोगों को सजा, 20 लोग जेल में चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है, शहर तो गया ना खत्म। सरकारों ने ये किया आपके साथ पिछले 2 सालों में, ये किया, आपको पहले तरसाया हर चीज के लिए, आपको लॉकडाउन लगा करके आपको ये तरसाया कि किसी भी तरह से इस लॉकडाउन से पीछा छूट जाए, चाहे उसके लिए हमें सर्टिफिकेट बनाना पड़े, वैक्सीन लेनी पड़े, हमको कुछ भी करना पड़े, बस किसी तरह इस हालत से पीछा छूट जाए। और आप डेस्पिरेशन में, पूरा शहर लाइनों में लगा खड़ा था। इवन जो लोग बेचारे मानते नहीं थे, कि जो मानते थे कि यार कुछ गड़बड़ है, दिमाग में कुछ था, वो लोग भी सरेंडर कर गए, क्योंकि वो उस हालत से पीछा छुड़ाना चाहते थे जो हालत सरकार ने पैदा करी, जानबूझकर पैदा करी। और आज सबको मालूम है जानबूझकर पैदा करी, बस वो लोग आपके सामने स्वीकार करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके माथे पर बड़ा सा बेवकूफ़ लिखा जाएगा। कौन चाहेगा कि वो अपने आप कहे कि मैं बेवकूफ़ था जो सरकार के जाल में फंस गया? वो कहेगा ना ना, पहले वाली तो ठीक थी, दूसरी भी ठीक थी, मैंने तीसरी नहीं लगवाई। डॉक्टर साहब, हाँ? एक एक्सपेरिमेंट था, हम्म। लड़के ने जितनी ये वैक्सीन अभी चल रही हैं, जो चली हैं, अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, वो एक्सपेरिमेंट मैं खुद करना चाह रहा हूँ। लड़के ने अपना ब्लड निकाला और वो ब्लड जो टेस्ट स्लाइड होती है माइक्रोस्कोप वाली, वो सारी स्लाइड पे 4 वैक्सीन 4 स्लाइड पे एक बूंद डाली अपने खून की। ये लाइव किया उसने, और सब पे वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन नसों में डालनी है, सीधी आई हुई थी। उसने एक बूंद चारों उसकी जो लाइव ब्लड पे डाली है और उसको दिखाया माइक्रोस्कोप के नीचे। ब्लड सेल डेड, मिनटों में डेड हो रहे हैं, और उनके हालात ऐसे हैं, चारों स्लाइड जो देखे नहीं जा सकते। हमारा ब्लड लाइव होता है, हम उसको निकाल भी लेते हैं तो 2-3 घंटे वो जिंदा रहता है। एग्जैक्टली। वो 2-3 घंटे जिंदा रहने वाला भी सिचुएशन नहीं है उस वैक्सीन के अंदर। और ये जो आपने कहा, हाँ। जहर पुड़िया डाल के दे दे, हाँ। टंकी में, हाँ। वो जहर उन्होंने हमारी नसों में दे दी। अभी मैंने अपनी फैमिली में 5 लोग हैं हम, मेरी वाइफ को मिला के 6 जने, मैंने किसी को नहीं लगने दी। नई नौकरी छोड़ दो, और हम सब सुरक्षित हैं। हमारे ही नॉन में जितने लोग हैं ये वैक्सीन लगा चुके हैं, उनके हालात देखने वाले हैं, कई लोग तो निकल गए। मुझे मालूम है निकल नहीं गए। अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक तो इसमें जहाँ जहाँ ये शब्द वैक्सीन यूज़ हो रहा है ना, उसका वैक काट देना, सीन रख लेना, बीप लगा देंगे, या बीप लगा देना, ठीक है ना, ये ध्यान जरूर रखना। मैं आपको बताऊं, अभी इसके जो साइड इफ़ेक्ट आने वाले हैं फ्यूचर में, कैंसर अस्पताल आपके हर ज़िले में बन रहा है। मतलब सरकार को पहले से मालूम है कि कैंसर होने वाला है। अब इतना हर ज़िले में बड़ा कैंसर अस्पताल बन रहा है, और उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अडानी और अंबानी की है। बन रहा है ना? हाँ, न्यू चंडीगढ़ में ओपनिंग भी हुई है अभी 5-7 महीने पहले। 5-7 महीने पहले ओपनिंग होगी यहाँ न्यू चंडीगढ़ में। मतलब हर जिले में बन रहा है साहब। हॉस्पिटल मांगे नहीं गए ना जी ना, मांगे किसी ने नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि हार्ट डिजीज बढ़ने वाली है, कैंसर डिजीज बढ़ने वाली है, घुटनों के ऑपरेशंस जो है वो अब रोबोट करने लगे हैं। आज डॉक्टर नहीं बचे उनके पास घुटनों का, क्योंकि एक्यूरेट होता है, तो वो अगर जितने ज़्यादा डॉक्टर नहीं थे तो उन्होंने रोबोटिक कर दी सर्जरी घुटने की, और हर एयरपोर्ट के ऊपर घुटने की सर्जरी रोबोटिक हो रही है, ऐसा लगाना शुरू कर दिया। घुटने सबके जवाब देने वाले हैं, शरीर जोड़ों के जोड़ सबके जवाब देने वाले हैं। लेडीज़ को यूट्रस कैंसर इतना भयानक आने वाला है जिसकी कोई हद नहीं है।
मतलब आप सोच ही नहीं सकते क्या हालत होने वाली है। और उसके लिए उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म चालू कर दिया। वो बोल रहे हैं डिजीज एक्स आ रही है, मतलब आ रही है। और वो ये कह रहे हैं ये वाली ना उससे जरोना से भी बहुत 5 गुना मौतें होंगी। मतलब सारे देश की जनता को वो लोग मूर्ख समझते हैं और वो सोचते हैं असल में हमको बहुत से लोगों को मालूम होता है कि गड़बड़ हो रही है। दिक्कत क्या है, सर्वाइवल की लड़ाई में हम इस तरीके से उलझे पड़े हैं कि हमारे पास समय नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। असली मसला ये है, इधर से घर में झगड़े होते हैं, इधर से बच्चों के भविष्य के लिए चिंता है कि कहाँ जाएंगे बच्चे, मरेंगे तो रास्ता ही नहीं कुछ नज़र आ रहा, कि पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पा रहे, अनपढ़ का तो होगा क्या, मतलब यही समझ में नहीं आ रहा। बिजनेस भी किसी का नहीं चल रहा, नौकरी किसी को नहीं मिल रही, मतलब होगा क्या बच्चे का किसी को समझ में नहीं आ रहा। और वो इस चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के चक्कर में लगा है। और ये हम बता ही चुके हैं जितने नोट हैं सारे फ्रॉड हैं। तो ये फ्रॉड को हम लोग इसलिए दरिद्र नारायण बोलते हैं। तो जिसने इस दरिद्र नारायण को जोड़ने की सोची उसका परिवार टूट रहा है, उसके रिश्ते टूट रहे हैं, उसका पूरा गांव बर्बाद हो रहा है, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। मतलब मसला ये है कि आपके सामने चैलेंज इतना बड़ा है कि आपको जो काम सबसे ज़्यादा करना है ना वो समझाने पे वक्त लगाना है। आप सोचिए हमने कुछ नहीं किया पिछले 2 साल में समझाने के अलावा, नहीं। मतलब अगर कोई पूछे कि इससे करा क्या तुमने, मैंने तो जानबूझ के अपने इन साथियों के नंबर भी कहीं पर एंटर करके इनको कोई पद देना, संगठन भी नहीं बनाया इस बात के मारे कि हमको ये चौधर वाला काम नहीं करने का है। आप सारे लोग बराबर हो, हम भी बराबर। जब लड़ाई आज़ादी की है तो फिर मैं आपका बॉस कैसे हो सकता हूँ यार, हैं? मतलब मैं आपका प्रधान कैसे हो सकता हूँ? मैं प्रधान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लड़ाई तो आज़ादी की है। प्रधानी मतलब आप बॉस मान रहे हो। हाँ, आप लीडर मान सकते हो। लीडर भी इसलिए क्योंकि भाई अब मान लो यहाँ से आपको पता है कि यार उधर खजाना दबा हुआ है, मेरे को मालूम है खजाना दबा हुआ है, तो आप ये कह सकते हो तू चल आगे, चल हम साथ चलते हैं, बस इतना। ये थोड़ी ना है कि मैं आपको कहूँगा नहीं तुमको चलना पड़ेगा, उधर खजाना देखना पड़ेगा, ये थोड़ी होगा। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं हमारे समाज से, हमको ये खुद ही ठीक करना पड़ेगा। रास्ता कोई नहीं है, कोई और नहीं आने वाला, हमको ही करना पड़ेगा। और उसमें बड़ी बात यह है कि जहाँ आप हो वहाँ पर आपको ही करना पड़ेगा। यानी आपको इन द सेंस मेरे को, हमको, मतलब जिसको समझ आ जाए उसको करना पड़ेगा, जिसको समझ नहीं आया हुआ उसको समझाना पड़ेगा, उसके नाम का खुद नहीं उठाना। अभी वो अपना राहुल बोल रहा था कि समझते नहीं है वो लोग, हमको समझाना हमारा फर्ज है। समझाना मतलब उसको समझ में आए, ये हमारी सिरदर्दी नहीं है, हमारा काम बताने का खाली है। इसलिए हमने ये बोला कि जो आदमी जिस मुद्दे पर आपसे जुड़ना चाहता है यार जोड़ लो। इसीलिए हम आपको खेती का भी नॉलेज दे रहे हैं ट्रेनिंग में, तो 3 दिन की ट्रेनिंग है। इसीलिए हम आपको एजुकेशन पर भी बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपको हेल्थ पर भी बात कर रहे हैं, इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर भी बात कर रहे हैं, इसलिए किसानी पर भी बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आपका ये जो कर्जे वाले मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं कि जो आदमी जैसे आपसे जुड़ना चाहता है जुड़ जाए ना, तो आप जोड़ लो। यानी कि हम इसको ज्ञान युद्ध बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं ज्ञान युद्ध कि आपको अगर ये लोगों को जोड़ना है तो आप उनके मसलों पर तो उनको जोड़ सकते हो, अपनी शर्तों पर नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे सामने जो चैलेंज है वो थोड़ा बड़ा चैलेंज है और इट्स गोइंग टू बी अ बिग फाइट, लंबा चैलेंज है। मतलब ये जो पीढ़ी है ना, ये जितने भी लोग आप लोग बैठे हुए ना, इनको अपनी पूरी ज़िंदगी खपानी पड़ेगी और इनको हासिल कुछ नहीं होने वाला। मतलब ये वही दौर है जो भगत सिंह और का दौर था। एक पीढ़ी को खपना पड़ता है अपनी अगली पीढ़ी को आज़ादी देने के लिए। वो पीढ़ी खपी, उनसे अगली पीढ़ी आज़ाद रही। हम पीढ़ी नहीं खपी, इसलिए हमारे बच्चे गुलाम होंगे। मतलब ये हर 50 साल में ये दौर आना होता ही होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जब हम आप लोगों को समझा चुके होंगे तो वो स्लो हो जाएंगे। वो क्या वेट करेंगे कि ये सारे लोग जब मर जाएंगे जिनको सारा नॉलेज हो चुका है। ये फैमिलीज जितनी हैं ये सारे के सारा नॉलेज हो गया अब अपने को कि ये लोग करते हैं और इसलिए करते हैं और इसलिए ये पूरा प्रोपेगेंडा है। अब पता लग गया तो अब क्या करेंगे, वो अब चुप हो जाएंगे। अब जब कोई चुप हो गया और आपको कुछ नहीं कहा
तो आप उनका नॉलेज जो है वो गायब हो गया, क्योंकि आपने बताना बंद कर दिया, आपने रट्टे मराने शुरू कर दिए। ठीक, आपके बड़े बूढ़े क्या कहते थे, ब्याज पर ना पैसा देना ना लेना, मतलब उनको वो षड्यंत्र पता था कि ये फिर आएंगे आपको ब्याज देने। वो जो ये बात बड़ा स्ट्रांगली बोलते थे कि ब्याज पर देना नहीं है, ब्याज पर लेना नहीं है, वो मर चुके तब वो उन्होंने ब्याज देना शुरू किया। भाई साहब, क्रेडिट कार्ड उसके बाद दिए हैं आपको जब वो मर लिए सारे। और जब मुसलमान ने कहा कि ब्याज हराम है, तो उसको आतंकी बनाने के लिए इतने प्रोपेगेंडा रचे, 9/11 वाला हो, चाहे इराक वाला सद्दाम हुसैन वाला मसला हो, चाहे देश के अंदर बम्बार्डमेंट हो। अब मैं गरीब आदमी हूं यार, मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, मुझे धर्म से क्या लेना देना। मेरे को अगर ये बोल दिया जाए कि तुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा और तेरे बच्चों को हर महीने, और तेरे बच्चों को हम लोग टॉप के स्कूल में करवा देंगे, तूने सिर्फ यहाँ इस ट्रेन के नीचे ये बम लगा करके आना है, मेरे को क्या नुकसान है? मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना पैसा अपने परिवार को नहीं दे पाऊंगा, जिससे ज़्यादा पैसा तो मैं जेल में पड़ा दे दूंगा, तो मैं तो कर लूंगा ना, अगर मैं इतना गरीब हूं तो। मेरे को क्या पता कि मेरे ऐसा करने से मेरी पूरी कौम को बदनाम किया जा सकता है? अभी सिखों ने क्या किया, नानक ने क्या, देखो गुरु नानक देव जी ने जो पूरे समाज को शिक्षा दी, जो सिखों को शिक्षा दी कि तुम जहां इकट्ठे हो गए वहां से कोई भूखा नहीं जाएगा। ठीक है, गुरु के लंगर की एक परंपरा चालू कर दी, क्योंकि गुरु को ये मालूम था कि भाई इनसे षड्यंत्र, ये लोग तुमको बांटने की राजनीति करेंगे, लेकिन ये लंगर एक ऐसी चीज होगी जो तुमको जोड़ने का काम करेगा। इनको बना दिया खालिस्तानी, जिनको नहीं बनाया उनकी चल रही है कोशिश। हर 2 महीने में किराए पे एक आदमी को बिठाते हैं, वो बकवास करता है और पूरे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश करता है, और पूरे पॉलिटिशियन इस पूरे प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने एक बात करी थी कि हमें गांव के सिस्टम को वापस रिवाइव करना पड़ेगा और गांव की जो प्रधानगी है उसको लेके आना पड़ेगा। जो 84 का टाइम था जब ये सारा खालिस्तान का प्रोपेगेंडा हुआ, उनकी 21 डिमांड थी। वो 21 डिमांड जब आप पढ़ते हैं तो उसमें खालिस्तान का कोई नामो निशान ही नहीं है। खालिस्तान नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये चिड़िया पता नहीं कहाँ से लेके आए और उनके गले में डाल दी। बस किसी के गले में डली है, ना कोई सिख मुझे आज तक खालिस्तान पे बात करता हुआ नजर आया। ठीक है ना। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई खालिस्तान की बात कोई हमसे पूछता है कि क्या है खालिस्तान, तो जहाँ खालिस लोग रहते हैं, जहाँ असल लोग रहते हैं ना, जो अंदर से पूरे सॉलिड लोग रहते हैं, जिनका ज़मीर जिंदा है, वो खालिस्तान है। और सॉलिड लोग कहाँ रहते हैं? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस पूरे एरिया को वो लोग काबू नहीं कर पाए। इस कोरोना के दौर में भी अगर कोई एरिया काबू नहीं आया तो यही एरिया था। किसान आंदोलन करने वाला यही एरिया था, और इस एरिया का इंतज़ाम उन्होंने कर लिया है। उधर से वो टिहरी वाला डैम है और इधर से ये नंगल वाला डैम है। 2 बादल फटेंगे और पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक झटके में 20 फुट ऊंची पानी की दीवार से बह जाएगा। एक झटके में सब कुछ बहने का इंतजाम करा हुआ है उन लोगों ने। अगर आप लोग उनके दंगे वाले जाल में भी नहीं फंसे, अगर आप फिर भी भाईचारा कायम करके रह गए, अगर आप उनके सामने आंदोलन पे आंदोलन करने पे खड़े रहे, अगर आप पॉलिटिकली भी उनके काबू में नहीं आए, अगर आप खालिस्तान के मुद्दे पर भी नहीं फंसे, आप जाट नॉन जाट पे भी नहीं फंसे, सिख नॉन सिख पे भी नहीं फंसे, आप कहीं भी नहीं फंसे, तो डैम पे अब की बार पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बादल फटे हैं, और उत्तराखंड में खास तौर पे। अभी पंजाब में देखा ही हमने, बारिश आ रही है तो बहुत आ रही है, इधर बारिश, उधर बाढ़ आई हुई है, इधर सूखा पड़ा हुआ है। इसी से ये जो बाढ़ शुरू हुई है, बात करी थी हम लोग, सुबह बात कर रहे थे डैम की, कि डैम क्यों बनाए गए हैं। हाँ, और ये बादल फटे हैं, ये जो टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग हो रखी है, तो सारी टेस्टिंग हो रखी है, मौसम की पूरी टेस्टिंग हो रखी है। बीज किसान के पास नहीं है, बिजली किसान के पास नहीं है, डंगर किसान के पास नहीं है, आदमी का बीज भी नहीं बचा है। 70% लोग नपुंसक और बांझ हो चुके हैं। जी आपने जो बाढ़ की बात करी है, हाँ। इस पे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो अभी पंजाब में बाढ़ आई है, पहले ये हमारे पुआध एरिया में, हाँ। पुआध ये चंडीगढ़ का ये सारा एरिया, हाँ, उसके बाद दुआबे में चला गया, हाँ, तरन तारण तक ये पूरा डुबोया गया। हाँ, भाखड़ा डैम का जो हाईएस्ट लेवल है पानी का, हाँ, वो है 1678 क्यूसिक फीट। हाँ, 1678 क्यूसिक फीट उसका लास्ट है 2022 अक्टूबर से लेकर
2023 के फरवरी तक हाँ 2070 क्यूसिक फीट पानी उसमें स्टोर रहा है जो उन्होंने यूज़ किया। हाँ और सडनली अभी जो ये बाढ़ शुरू हुई है इसमें था 1480 क्यूसिक फीट हाँ पानी उनके पास था। हाँ। जब हमने ये मुद्दा उठाया 1480 क्यूसिक फीट से उन्होंने पानी छोड़ना शुरू कर दिया हाँ और ये चंडीगढ़ सारे एरिया में बाढ़ आई। हाँ। उसके बाद पानी और बढ़ा, फिर उन्होंने फिर छोड़ा। जब हमने ये बात उठाई वहाँ तक अप्रोच करा के भाई 1680 क्यूसिक फीट तक तुम संभाल सकते हो और 6 महीने तक रख के यूज़ कर सकते हो, तो इन्होंने जो लाइव डाटा वेबसाइट पे आता था कि हमारे पास कितना पानी है, हम कितना छोड़ रहे हैं, उसको बंद कर उड़ा दिया। दिया उसको। बिल्कुल, डेटा का तो सारा खेल ही है। बेरोजगारी का डेटा बंद करना है, किसानों की आत्महत्याओं का डेटा बंद करना है, वो सब डेटा बंद है। सीसीटीवी कैमरे की चिंता है उनको। स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे चाहिए उनको हर चौराहे पर। जी रोबोटिक्स चाहिए उनको हर चौराहे पर, ड्रोन्स चाहिए, उस पर सब्सिडी देंगे आपको। आपका सिलेंडर के लिए देने के लिए उनके पास सब्सिडी नहीं है, लेकिन ड्रोन पे देने के लिए है। आधार कार्ड को सब चीज़ों के साथ जोड़ने के लिए है। बड़े बड़े एलिवेटेड हाईवे जो किसी ने नहीं मांगे वो सब हैं। आप देखो जरा गौर से, पंजाब का नक्शा एक बार देखोगे, हरियाणा का नक्शा देखोगे। ये हरियाणा अगर मैं मान लूँ, ये हरियाणा में यहाँ से एक रोड जा रहा है और इधर से एक हाईवे जा रहा है। इन दोनों के बीच एक हाईवे बना दिया और इन दोनों के बीच एक हाईवे बना दिया, उधर से पंजाब चालू हो गया। फिर ऐसे काटता हुआ हाईवे बना दिया। यानी कि उन्होंने जो चंक बनाए थे, आपको नहीं पता, बड़ी बड़ी कंपनियों ने हजार एकड़ का 10-10 हज़ार एकड़ का चंक मार्क किया, जियो टैगिंग करी, और वो जियो टैगिंग के मालिकाना हक रखने के लिए ये बॉर्डर लाइन खींचे हैं, ये हाईवेज, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये डूब गया तो ये बचा रहेगा, ये डूब गया तो ये एक हिस्सा डूबेगा वहाँ, क्योंकि वो 20-20 फुट ऊंचा मिट्टी लगी हुई है उन हाईवेज के ऊपर। वो ऐसे हाईवेज नहीं है। और वो जो नई मेट्रो, जो नई जिसको स्पीड की ट्रेन बोलते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये बुलेट ट्रेन जैसी एक वंदे भारत ट्रेन बनाई है, उस पर वैसे ही ट्रेन चलती है जैसे अंग्रेजों के टाइम पे चलती थी, आज़ादी से पहले। कैसे चलती थी? एक यात्री गाड़ी चलेगी और 10 मालगाड़ियाँ चलती थी पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे। अभी भी आप उस नई वाली ट्रैक पे देखोगे, एक वंदे भारत चलती है और सुबह से लेकर रात तक अडानी वाली ही डबल डैकर्स जाते हैं, माल ढो रहे हैं, इधर से उधर, इधर से इधर, पोर्ट से लेकर के पूरा इंडिया, जम्मू कश्मीर तक का एरिया उन्होंने छोटा पूरा का पूरा छान मारा है। और हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारा क्या क्या जा रहा है पोर्ट के जरिए, बाहर क्या क्या जा रहा है। उधर लिथियम मिलता है कश्मीर के अंदर, तो धारा 370 तोड़ देते हैं और ड्रामा चलाते हैं देशभक्ति का, हैं। उधर कहीं पर भी जंगलों के अंदर उनका आदिवासी लोगों का जंगल लूटने हैं, तो उन्हीं के लड़कियों को डीसी बना देते हैं, एसडीएम बना देते हैं। अब कौन समझाए उनको? वो आदिवासी लोग जो अपने एरिया में डीसी एसपी को घुसने नहीं देते हैं। गाँव की 3 आदमियों की कमेटी है, एसपी को भी अगर आना होता है तो पहले फ़ोन करके पूछता है, जी आना चाह रहे हैं, इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, हम आ सकते हैं, ऐसा करके पूछते हैं वो लोग। गांव चाहता है तो एसपी एंटर करता है, नहीं तो औकात नहीं उसकी एंटर करने की। उन लोगों ने कहा सड़कें बनवाएंगे, बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जोर लगा लिया, 1 इंच की सड़क नहीं बना पाए। वो तीर भालों से ही रोक के रखा उनको, तुम करके दिखाओ, वापस भागना पड़ता है। उन्होंने एनजीओज घुसाए, एनजीओ को हमारे जैसे लोगों को पैसा दिया, हमारे लोग वहाँ एनजीओ में जाके उन आदिवासियों, अरे क्या जंगलियों की तरह, जंगली होना तो गर्व का विषय होना चाहिए। मतलब गांव के आदमी को उन्होंने गंवार कहना शुरू किया। मतलब मैं खुद, मुझे मालूम है, मैं जब शहर आया था 11वीं में पढ़ने के लिए, 10वीं क्लास से के बाद गांव से पढ़ने के लिए, तो मैं क्योंकि बिल्कुल देसी स्टाइल में बोलता होता था और मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता था, तो मेरे शहर की लड़कियां, करनाल की लड़कियां मुझे गंवार बोलती होती थी। अब मुझे तो किसी ने बताया नहीं, गंवार होना तो गर्व का विषय है, गांव का आदमी होना तो गर्व का विषय है, क्योंकि गांव का आदमी लूटता नहीं है, गांव का आदमी किसी को गालियां नहीं देता, गांव का आदमी सबका साथ देता है, गांव का आदमी तो मतलब सबसे सीधा, सबसे ईमानदार आदमी गांव का है। मेरे को किसी ने गंवार कहने पे गर्व करना नहीं सिखाया, तो मैंने अपने आप को एडुकेट कर मानना शुरू कर दिया और मैंने ब्रांडेड पहनने शुरू कर दिए। मतलब मेरी धोती, जो मेरे को तो अभी मैं आपको बताता हूँ, कबीलियाई लोग जो थे ना, जो ट्राइबल लोग थे, वो उनके पास मैं गया और कुछ भील लोग मेरे पास आए थे मिलने के लिए। उन लोगों ने मुझे ये बताया कि हम लोगों को तो इतना आइडिया भी नहीं था उस बात का, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस आदमी ने अपनी पारंपरिक भाषा और भूषा नहीं छोड़ी है, वेशभूषा मतलब, वो आदमी जो अपनी जहाँ वहीं रहता है जहाँ वो पैदा, उसके पुरखे वहाँ रहते हैं और अपने रीति रिवाज मानते हैं, उस पर भारत का कोई कानून लागू नहीं होता, दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता।
क्योंकि उसकी रीति रिवाज ही उसका कानून है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक कहता है अपना भारत का। अब वो क्योंकि वो ट्राइब हैं जिनका रीति रिवाज ही उनका, इसीलिए इन्होंने क्या गेम खेला, आप यहां देखोगे आप में से 80% लोग जो हैं वो अपनी नेटिव जगह से विस्थापित होकर कहीं जाकर काम कर रहे हो। यहां वाला कहीं और जा रहा है, वहां वाला कहीं और जा रहा है, आपके गांव में काम करने के लिए कहीं और से आ रहा है। मतलब वो हर आदमी को विस्थापित कर रहे हैं ताकि आप अपनी जड़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और सबसे ज्यादा जमीन पंजाब हरियाणा की उपजाऊ है, तो सबसे ज्यादा लोगों को विस्थापित पंजाब हरियाणा से किया जा रहा है। पहले आपके लोग चंडीगढ़ आते थे, जब चंडीगढ़ से मन भर गया तब कनाडा जाते हैं, कनाडा जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपनी जड़ छोड़ी आप माइग्रेटेड हो गए, आप शरणार्थी हो गए। शरणार्थी के ऊपर कोई, शरणार्थी का कुछ भी, कोई उसका अधिकार ही नहीं है। शरणार्थी का अधिकार केवल उसका है जो उस वहां का नेटिव मूल है, निवासी है, मूल निवासी है। हमने उस पर ही गर्व करना बंद कर दिया। तो इन्होंने हमारी सभ्यता छुड़वा दी, हमारी धोती छुड़वा दी, हमारी पगड़ी छुड़वा दी। अकेले सरदार बचे अपनी पगड़ी बचाने वाले, बाकी कुछ नहीं। अब सरदारों में भी आने लगे लोग बाग, अब नए बच्चे कहाँ रखते हैं पगड़ी को। हाँ वो सबसे पहले ये बताते हैं कि हम अपनी सभ्यता को प्यार नहीं करते। मैं एक चीज़ आपने बात करी यही सभ्यता के ऊपर, अभी मणिपुर को 150 दिन हो गए जलते हुए, पूरे 150 दिन। और हमारे प्रधान सेवक जो हैं वो YouTube पे अपना YouTube चैनल बना के वहाँ पे क्या कह रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। भाई वहाँ घंटी जहाँ बजानी है वहाँ क्यों नहीं बजा रहा। सी पैक यहाँ जितने बैठे हैं, सी पैक एक रोड है, शायद आप एक्सप्लेन कर दो इसके बाद। सी पैक एक रोड बन रहा है, हांगकांग से लेकर यूरोप तक जोड़ा जा रहा है। पंजाब के अंदर ये जितने बड़े हाईवे हैं ये सीधे कनेक्ट किए जा रहे हैं। 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है चाबार बंदरगाह से ईरान और अफ़गानिस्तान की राजधानी तक। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है जो ये पंजाब के अंदर, और ये सारी हाईवेज़ बन रही हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मणिपुर, दिल्ली तक जोड़ा जा रहा है। अगर ये सिर्फ इंडिया का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो उसको लाके पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्यों जोड़ा जा रहा है, ये पंजाब से निकालते हुए। फिर इसका तीसरा हिस्सा जो है, एक हिस्सा इसका जो पंजाब से सीधा यूरोप जा रहा है, दूसरा हिस्सा जो कलकत्ता से होके नीचे हांगकांग तक जाना है वो मणिपुर के बीच में से होके जाता है। मणिपुर वालों जैसे आपने कहा वो रास्ता नहीं दे रहे, वो रास्ता नहीं दे रहे। असली झगड़ा ये पूरी है, आबादी खत्म कर दी जाएगी वहाँ की, सब कुछ वहाँ सब जलाया इसलिए जा रहा है भाई साहब। मतलब गेम प्लान क्या है कि जब वो भील लोग जो हैं, अभी यूपीएससी के अंदर एक सवाल पूछा गया कि लुटेरी कौम कौन सी है, तो उसके आंसर जो है वो जाति थी जो सबसे मेहनती, सबसे ज़्यादा जंगलों को बचाने वाली थी। तो उनके बच्चे ताकि अपने उस जात का होने के वो लोग शर्म महसूस करें। और वो लोग जैसे हमारे यहाँ पे जब जाट आंदोलन चला तो वैसे जो माहौल बना, हमारे जाटों के बच्चों ने दिल्ली में जाकर, क्योंकि उनको जाट सरनेम था तो उनको कमरा नहीं मिलता था, मकान किराए पे नहीं देते थे, तो उन्होंने अपने नाम के पीछे अरोड़े लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि शक्ल, नाम से ही ये पता लगे कि ये लोग जाट नहीं हैं क्लियरली। मतलब लोग अपनी सभ्यता को भूलने लगे, ये ऑलरेडी प्लान है। तो उन्होंने जो NGOs को भेज करके ट्राइबल इलाकों में तुम्हारे बच्चों को पढ़ना सिखाओ, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिखे कुछ बनेंगे। पढ़ लिख के क्या बने, उनको पैसे दे करके चंडीगढ़ उधर ले गए, दिल्ली ले गए, दिल्ली चंडीगढ़ से ले जा करके ट्रेनिंग दिया। एक बच्चा HCS क्वालिफाई हो गया, एक IAS बन गया। लड़कियां बनाई वो, लड़कियों के पास क्योंकि बाहर दुनियादारी की समझ कम होती है, उनको तो घर में रट्टा मारना है, दुनिया में कहाँ निकलती हैं लड़कियां ज़्यादा। तो कल्चर ही हमारा इस टाइप का नहीं है कि उनको नहीं होता, वो अपने परिवार को ही जोड़ने का काम हमारी लड़कियां करती रहती हैं। अब उन लड़कियों को अब क्या कहता है प्रशासन, तुम्हारी बेटी DC बनी है, जैसे छपता ना रिक्शा वाले का बेटा बना IAS टॉपर फलाना ढिमकाना, तुम्हारी बेटी DC बनी है, तुम उसका स्वागत ऐसे कच्चे रास्तों से करोगे? अरे कम से कम एक पक्का थोड़ा रोड़ी बनवा दो। तो उसके स्वागत करने के लिए उन्हीं कबीले के लोगों ने अपने आप खड़े होकर रोड बनाया, सारी मजदूरी खुद करी और घुस गए वो अंदर। और फिर देखा कि ये रास्ता तो बहुत बढ़िया है, तो एक क्या करते हैं, ट्राइबल लड़की को राष्ट्रपति बना देते हैं। बेचारी द्रौपदी बिठा दी वहाँ। अब जहाँ जहाँ द्रौपदी जाएगी वहाँ वहाँ रोड बनता जाएगा। तुम्हारी राष्ट्रपति आ रही है, तुम्हारी राष्ट्रपति का स्वागत ऐसे करोगे, ऐसे है
गंदे गंदे कपड़ों में गंदे, थोड़ा अच्छा सा पहन के जाओ। क्या ये धोती धोती लगा कर, पैंट शर्ट पहन, कोट पैंट पहन के जाओ। और उसी राष्ट्रपति को मंदिर में Entry गर्भगृह नहीं- में एंट्री नहीं एंट्री है, नहीं मिलती। उसी राष्ट्रपति को संसद का उद्घाटन में एंट्री नहीं है, है ना? उसी राष्ट्रपति को राम मंदिर के उद्घाटन पे उद्घाटन एंट्री में नहीं एंट्री है। नहीं है ना क्या बात है। भाई साहब। मतलब ये जो अभी अफगानिस्तान से पहले अगर समंदर के रास्ते हीरोइन कोकीन आएगी, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पर वो चलता है, तो हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए हीरोइन तो मंगानी चाहिए ना उनको। तो ड्राइवरलेस तो ट्रक इनके पास बन ही चुके हैं, तो ड्राइवरलेस ट्रक होंगे, वहाँ से ट्रक में लाद के अपने आप आके खड़े कर देंगे। तो आपके बच्चों के लिए आराम से, ताकि ड्रग्स की सप्लाई में कोई दिक्कत ना आए। अडानी की एक खेप आई थी जिसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है, 52,000 करोड़। 3000 26,000 करोड़ की आई थी। 3000 क्विंटल उसमें जो और वो पता है देखो, नार्कोटिक्स था। जो मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो लगभग हर तबके के लोगों से मिलते हैं। तो जो ड्रग्स का धंधा करते हैं ना, उनका ये सेटिंग होता है कि हम 5 किलो पकड़वा देंगे, हमारी 500 किलो पास करवा देना, ठीक है ना। 5 किलो पकड़वाने का पैसा भी लेते हैं पुलिस वाले, और वो पकड़ने का इनाम भी लेते हैं। मतलब ये गेम चलता है। यानी अगर 26,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, तो ये समझ लो 26 लाख करोड़ की ड्रग्स भारत में आई थी उन दिनों। अब ये हमको समझना पड़ेगा वैसे ही तार जोड़ करके जैसे हैं। तो सारी बातों की एक बात, अगर ज़्यादा ठंडा है ना तो बिल्कुल थोड़ा डालना है, 1 ही गिलास डालना बस फिर। हाँ देखो, जो अपने को करना है अब, मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो लोग जोड़ने का ही करना है। और चूंकि 19 नवंबर एक ऐसा समय है जब हमको बहुत स्ट्रांगली सिरों की ज़रूरत है, ठीक। तो हमने ये प्लान किया था। आप लोग इस प्लान पे मोहर लगाते हैं या उसको कहते हैं कि और कोई रास्ता आप लोगों के पास है तो वो भी आप बताइए, उसके लिए भी हम लोग ओपन हैं। लेकिन ये प्लान क्योंकि आज ही दिमाग में आया, जैसे ही मेरे दिमाग में आया वैसे ही मैंने मैसेज भेज दिया बलजिंदर को। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था, तो उस नंबर से भेजा कि भाई तुम आप लोग बता दो, देखें हम लोग मीटिंग करते हैं। तो मैं तो बता भी नहीं पाया बहुत से लोगों को अपने यहाँ। तो हम लोग, मैं एक वॉइस मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में कि ऐसे ऐसे करके हमारी मीटिंग आज फाइनल ऐसे ऐसे हुई है। तो प्लान ये है कि हम 2 सेमिनार्स करेंगे। एक सेमिनार करेंगे हम चंडीगढ़ में और एक सेमिनार करें हम करनाल में। सेमिनार का जो थीम होएगा वो पेरेंटिंग एंड एजुकेशन होगा। पेरेंटिंग एंड एजुकेशन के मुद्दे पर चंडीगढ़ का पढ़ा लिखा तबका जुड़ सकता है, एक मुद्दा है, ठीक है ना। दूसरा करनाल में हम कर ही लेंगे, वहाँ तो हम जोड़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चंडीगढ़ का तो कमान फिर चंडीगढ़ के लोगों को संभालनी पड़ेगी ना, कि कैसे करें, प्लान करके उसको करना पड़ेगा। दूसरा जो काम है वो ये है कि हम एक मुद्दा हम कर्ज मुक्ति वाला ले सकते हैं। कर्ज मुक्ति का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। इसमें जो डर हमको लगता है वो सिर्फ यही लगता है कि फिर हम लोग जोड़ने समझाने की बजाय हम आवेदन बनाने पे ही ना लग जाएं, हम दुकानदार ही ना खोल के बैठ जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हाँ इतना % हमको मिल जाएगा, इतने % हमको मिल जाएगा, इतना मौज हो जाएगी, वैसा करने लग जाते हैं। तो उससे बचने की ज़रूरत है हमको। तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस मुद्दे को आप कैसे अमली जामा पहना सकते हैं, कर्ज मुक्ति वाले मुद्दे को, क्योंकि ये हम टेस्टिंग कर चुके हैं। देखो टेस्टिंग में हम क्या क्या कर चुके हैं। अपनी टीम में से लगभग क्या एग्जैक्टली 4 गाड़ियाँ तो मेरे, एक गाड़ी मतलब एक स्विफ्ट डिज़ायर, एक बलेनो, एक इनोवा, एक i20, 4 गाड़ियाँ तो अपने पास हैं। ऊपर से लोन की अमाउंट वाले लगभग 200 से 250 आवेदन हम लोग लगा चुके हैं, और बैंक वालों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। और अब बैंकों के खिलाफ हम लोग पूरे इंडिया में, मैं पूरे इंडिया में जो घूम रहा हूँ उसमें ये हो रहा है कि हम सारी हाई कोर्ट्स में 1-1, 2-2, 5-5 मुकदमे लगाने वाले हैं। जितने भी इन्होंने गलत नियम बनाए थे उन सारे के खिलाफ हम लोग खड़े होने वाले हैं। तो पूरा प्रोपेगेंडा जब देश के लोगों को समझ में आएगा तो इनकी आवा टाइट होएगी, भागेंगे सारे के सारे। बैंकिंग नहीं बची ना, कुछ नहीं बचेगा। और बैंकिंग वैसे भी बचनी नहीं है। देखो क्या है, नई जनरेशन जो है, ये नए बच्चे जो है ना, ये तो उस
अभी देखो, जेब से 20 रुपये का निकालो तो भी वो लोग एक चिप्स का पैकेट ले लेते हैं, और मोबाइल से ट्रांसफ़र करो तो भी वो एक चिप्स का पैकेट ले लेते हैं। तो जो आज का बच्चा है वो क्या सोच रहा है कि जो वो ट्रांसफ़र दिखा रहा है मोबाइल, वो भी रुपया ही है। दिक्कत ये है बस, उसको ये मालूम ही नहीं है कि डिजिट्स हैं खाली। नए बच्चे को तो नहीं पता ना, जैसे आपको नहीं पता कि आपके बाप दादाओं ने सोना रखा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि आपके बाप दादा वहाँ पैसा रखते थे, और वो बैंक जो है, रिजर्व बैंक आपको नोट देता था उस सोने के बदले में, और वो नोट आप लेके चलते होते थे कि ये नोट है, ये 100 का नोट है, मतलब इस नोट को देके जब मर्जी अपने 100 रुपये ले लेना। वो भूल गए हम लोग, उसी को 100 रुपया बोलना शुरू कर दिया हमने, और अब बच्चे उस डिजिट को 100 रुपया बोलने लग गए। विडंबना यह है कि हमारी अगली जनरेशन को रुपया ही नहीं पता क्या होता है, सिद्धांत ही नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है एजुकेशन अपनी जो नई जनरेशन के खिलाफ। तो कल को कोई भी सरकार उस डिजिट को ही रुपया बना देगी, ई रुपया ले आए बोला डिजिटल रुपया, और ये बैंकों में खड़ा होना पड़ता है। तुमने ही नियम बनाए हैं कि बैंकों में स्टाफ कम होगा, बैंकों में रुपया ही नहीं होगा, बैंकों में कैश ही नहीं होगा, तो खड़ा होना पड़ेगा ही भाई। तुमने प्लान किया है कि आधार कार्ड दोगे तो काम आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, और तुम ड्राइविंग लाइसेंस दोगे तो तुम्हारे को एक एक हफ्ता चक्कर काटने पड़ेंगे। ये तुमने व्यवस्था जानबूझकर बनाई है ताकि हम जान के अपना आधार कार्ड और अपनी सारी इंफॉर्मेशन दें आपको, ताकि हम जानबूझ के अपना बैंकिंग जो है वो ऑनलाइन चालू कर दें। आपने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए, जैसे लॉकडाउन लगा करके हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाया। लॉकडाउन लगाया मोबाइल पकड़ाने के लिए, बहुत से माँ बापों ने अपने बच्चे मोबाइल से बचाए हुए थे, लेकिन अब ऐसे बना दिए हर बच्चा नशेड़ी की तरह बिहेव करता है मोबाइल के बिना। जैसे नशेड़ी को नशा नहीं मिलता है, वैसा बच्चे को नशा नहीं मिलता है तो खाना नहीं खा रहा है, नशा नहीं मिल रहा है तो चिल्ला रहा है, मतलब वो मोबाइल नहीं मिल रहा है तो मतलब वो जिद कर रहा है, वो इधर उधर पैर मार रहा है, खेलने ही नहीं जाता। ये भाग्यशाली बच्चे हैं 5, 7, 10, 20, नहीं ना इतने बड़े सेक्टर में ये बच्चे हैं, बताओ खेलने वाले पार्क में हैं। और जो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे तो लोग समाज ये कहता है ये तो बेवकूफ़ है। हाँ, सारा दिन यहाँ खराब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि हमें लोगों को जोड़ना है, मैं थोड़ा लाउडली बोलता हूँ, जैसे आपने बोला कि हमें लोगों को जोड़ना है। हाँ हाँ। जो नए लोग इस वीडियो को देखेंगे, सबसे पहले शॉर्ट पॉइंट्स में हमारा मोटिव क्या है, कर्जे के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हो लोगों को जोड़ना है। पंजाब में हर दिन का जो एवरेज है 10 से 20 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। न्यूज़ में एक आधा आता है, पर ये एवरेज है 10 से 20 लोग आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ कर्जे के मारे। जैसे आपने कहा कि ये डिजिट्स का खेल है, डिजिट्स पकड़ा देते हैं और वो डिजिट्स के मारे लोगों की ज़मीन कब्जा हो रही है, कुर्की हो रही है, और उस गिलानी की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम इस चीज़ के ऊपर काम कर लें तो मैं ये कहता हूँ कि आपने हरियाणा तो पूरा संभाला हुआ है, इस तरफ अभी इतना है नहीं। ये पूरा का पूरा पंजाब जैसे किसान आंदोलन में आया ना, ये पूरा पंजाब खड़ा होने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए, पंजाब के किसान नेताओं को सबको मालूम है, ये पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बॉर्डर पे बैठे हुए हर किसान नेता को 2-2 घंटे 3-3 घंटे समझाया था। जोगिंदर सिंह गुराहा को भी समझाया था, बलबीर सिंह राजेवाल को भी समझाया था, मंजीत राय को भी समझाया था, बलदेव सिरसा को भी समझाया था, और जितने किसान नेता हैं, मतलब जो अपने आप को ये कहते थे कि ये हमारे इस संगठन के आगू हैं, ये इस संगठन के आगू हैं, या इनके क्या बोलते हैं, ये सकत्तर है, ये प्रधान है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, जिसके पास बैठते थे हम समझाते थे भाई ये होने वाला है, आप लोग जैसे यहाँ से जाओगे। अभी तक आप नहीं समझ पा रहे। जहाँ तक बात है कर्जे की, हमारे पास 2 चीज़ों की कमी है। सबसे बड़ी कमी है समझ वाले लोगों की, जो लोग इस पूरे मसले को समझ करके लीड कर सकें। दुकानदारों की कमी नहीं है, मतलब बिजनेस खोलने वालों की कमी नहीं है कि आओ इतने % हमको दो और मैं तुम्हारा आवेदन लगाता हूँ, ये वाले नहीं चाहिए। हमको असलियत में समाज के लिए लड़ने वालों की ज़रूरत है। यदि पंजाब का किसान जो आत्महत्या करने वाला है, वो अगर आ करके एक दिन 19 तारीख को खड़ा हो जाता है, या उससे पहले अगर आपको ये लगता है कि बैंक वालों ने आपका जीना हराम किया हुआ है, तो आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, आत्महत्या करने से पहले जनता सरकार मोर्चा के किसी साथी से मिल लीजिए बस। मतलब कोई भी आदमी अगर आत्महत्या करना, मुझे नहीं मालूम, देखो मेरे साथ समस्या है कि
24 घंटे हम काम करते रहते हैं, कई बार हम फ़ोन नहीं उठा पाते, रिप्लाई भी नहीं दे पाते। मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मतलब अभी कल ही की बात है, मैं ट्रैवल कर रहा था उड़ीसा से, तो अब मेरे पास वो नंबर भी इतने सारे लोगों के जवाब, अब मेरे को तो लोग पूछते हैं कि तुम जवाब तो देते नहीं हो, कह देते हो कि हम तुम्हारा कर्जा उतारेंगे, हैं कहाँ से उतारेंगे। हमारे पास अभी जो लोग काम करने वाले हैं उनको अगर हम इस काम पे बिठाते हैं तो हमारा काम रुक जाता है, फील्ड पे काम करने वाले लोगों का, ठीक, क्योंकि हम पैसा तो कमाते नहीं कि हम कॉर्पोरेट की तरह काम कर सकें, हम लोग ऐसा तो कमाते नहीं हैं। अच्छा, किसी बिजनेसमैन को हम कोई काम करने वाला, नौकरी पे रखने वाले बंदे को बिठाते हैं, वो उतने जुनून से काम नहीं, वो तो नौकरी समझता है 9 से 5 की, तो जुनूनी काम जैसे हम पागलों की तरह 24 के 24 घंटे अगर ऐसे करने वाला आदमी होता है तो हमें लालच हो जाता है यार इसको फील्ड में दौड़ा दो, ये 24 घंटे वाला आदमी है जो समाज के लिए जगा रहा है। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस कि हमारे पास बहुत साथी हैं, 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं जो पूरे के पूरे समाज में दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर आवेदन की बारी जहाँ तक हम लगाते हैं, जिस भी किसान साथी को ये लगता है कि उसका जीना बैंकों ने मुश्किल कर रखा है और उसके पास किस्त अदायगी का कोई पैसा नहीं है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, आप यकीन मानिए आपका कर्जा हम उतारेंगे। कैसे उतारेंगे उसको समझने के लिए आपको केवल रुपए का मतलब समझना होगा, रुपए की भाषा समझनी होगी, रुपए का खेल समझना होगा। बैंकों के कर्जे के नाम पर देश के साथ किए गए फ्रॉड को समझना पड़ेगा। फ्रॉड क्या है? असली रुपया ले करके कागज का टुकड़ा दे देना और फिर उसके बदले में आपकी असली प्रॉपर्टी को छीन लेना, ये एक लाइन में बैंक का फ्रॉड है। कैसे? 1934 में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। उस टाइम पर बैंकों ने जो रिजर्व बैंक ने जो नियम बनाया वो ये बनाया कि हम एक रिजर्व बैंक बना रहे हैं, चूँकि सोने और चांदी के चलन है, सिक्का जो है वो सोने और चांदी का चलन में है, तो ये कहीं गुम ना हो जाएं, कहीं लोगों के छीन ना लें, चोरी ना हो जाएं, इस टाइप से, और रखना आसान हो जाए, तो हम लोग कुछ नियम बना देते हैं कि आपका रुपया हमारे पास रिजर्व रहेगा और आप लेन देन के लिए इस रुपए के बराबर की वैल्यू का नोट आप अपने पास रखिए। उस नोट को उन्होंने नाम दिया बैंक नोट या करेंसी नोट। वो रुपया नहीं था, वो रुपए का नोट था, और उस नोट के ऊपर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपना एक एफिडेविट दिया देश की जनता के नाम कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। उसके उतने रुपए वहाँ रख लिए और उतने रुपए का नोट पकड़ा दिया। आपके 10 रुपए रखे तो 10 रुपए का नोट, 100 रखे तो 100 का नोट, 1000 रखे तो 1000 का नोट नहीं है तो 100 के 10 नोट, ऐसा करके उसको पकड़ा दिया। लेकिन उतने ही रुपए के नोट पकड़ा दिए और बाजार में चलन में वो आ गए। कालांतर में बैंकों ने एक गेम समझा कि देश के लोग नोट का मतलब भूल चुके हैं। देश के लोगों को ये तो मालूम है कि हमारे रुपए के बदले में, हमारे नोट के बदले में रुपया रखा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कितना रखा है। आज भी आप गांव में किसी बुजुर्ग के पास जाओगे, वो कभी भी 100 रुपये नहीं बोलता, वो 100 का नोट बोलता है, 100 की पर्ची बोलता है बुजुर्ग। हम 100 रुपये बोलते हैं खाली। तो उस बुजुर्ग को ये मालूम है कि हमारा पैसा रख, जैसे आप बुजुर्गों से पूछोगे ना कि अच्छा ताऊ ये बताओ, या आप बाबा जी पूछो किसी से, मान लो अपने पंजाब में, आप कहोगे कि आपके पैसे के बदले में, आपका जो ये नोट है इसके बदले में आपका कुछ सोना रखा हुआ है वहाँ पे। हाँ सोना रखती है सरकार, उतना ही नोट छापती है, कितना सोना रख लिया, कितना सोना रख लिया, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता कितना सोना रख लिया। तो जब हम इस पे जाते हैं, पेपर करेंसी एक्ट 1882 उठा के देखते हैं, जो कि आज भी चलन में है। पेपर करेंसी एक्ट 1882 में जो रुपए का जो मानक है, देखिए ये शब्द आपको बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, मानक, क्योंकि इन्होंने क्या गेम खेला, नई जनरेशन को जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई उसके अंदर रुपए को कमोडिटी बना दिया, सामान बना दिया, और रुपए की वैल्यू रख दी, रुपए की डॉलर के मुकाबले वैल्यू रख दी। रुपया कोई सामान नहीं होता, रुपया कोई चीज़ नहीं है कि इतने डॉलर का 1 रुपया, इतने डॉलर के बराबर, 1 डॉलर में इतने रुपए, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न क्या है? डॉलर का अपना मानक होगा और रुपए का अपना मानक होगा। हमारे रुपए का जो मानक है वो आखिरी मानक जो बनाया सरकार ने, जो आखिरी मानक बनाया, देखो पहले जो मानक होता था वो अलग होता था। पहले मानक होता था रुपया और मोहर, रुपया और मोहर 2 मानक होते थे, और दोनों की वैल्यू 1:10 में होती थी।
यानी 1 रुपया मतलब 1 तोला चांदी, 1 मोहर 10 तोला चांदी या 1 तोला सोना। तो सोने और चांदी की जो कीमत थी वो 1:10 थी। यानी किसी के पास अगर 150 रुपये रखे हुए हैं तो वो अंडरस्टूड है कि उसके पास 15 मोहर रखी हैं, यानी 15 तोले सोना रखा है। यानी अगर किसी के पास 15 रुपये 150 रुपये रखे हैं तो 150 चांदी के सिक्के रखे हैं। पहला जो चोरी करी इन्होंने, पहली जो ठगी करी वो 1882 में करी, और लिखित रूप में आखिरी ठगी भी वही है। लिखित रूप में जो स्टैंडर्ड बनाया वो यही है आखिरी। वो क्या है कि आपका जो अब अनुपात रहेगा मोहर का और रुपए का वो 1:15 होगा। मतलब जहां एक मोहर 10 रुपए की होती थी अब एक मोहर 15 रुपए की होगी। यानी वो जो 150 रुपए किसी के पास रखे थे पहले उसके पास 15 मोहर रखी थी, और अगले दिन सुबह जब नियम बना तो वो 10 मोहर में बदल गया ऑटोमेटिकली। यानी 15 तोले सोना 10 तोले सोना में बदल गया ऑटोमेटिक, रातों रात उसका सोना खा गए वो। चांदी उतनी रखी है, चांदी वही 150 तोले है, लेकिन उधर 15 तोले सोने के बराबर कीमत थी, वो 10 तोले, यानी कि सीधा 1/3 सोना खा गए एक ही कलम से। मतलब उस रात मान लो 1 लाख लोगों का 5% के हिसाब से 5-5 मोहरे खा गए, तो सीधी 50 लाख मोहरे एक ही रात में खा गए। अरे लाखों लाख टन सोना खा गए एक ही रात में। क्या और इसके नाम पर सबसे बड़ी क्रांति हुई थी कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में क्रांतिकारी लोग जिनको खेल समझ में आता था, क्योंकि देखो क्या होता है, इसमें कुछ जागरूक लोग थे जो लड़ रहे थे। कलकत्ता ऑलरेडी जो है वो चिंतक लोगों का शहर, मतलब वो स्टेट है कलकत्ता, जो मतलब पश्चिमी बंगाल है। तो बंगाल में कलकत्ता और आसपास के इलाके में विद्रोह हो गया, जिसको बहुत बुरी तरह से कुचला गया था, जिसकी खबर अखबार में भी नहीं आई, ताकि पूरे देश के लोगों को पता ही ना चले कि रुपए के नाम पर तुम्हारे साथ ठगी हो चुकी है, और लोगों को पता ही नहीं। जैसे आज वो धीरे धीरे वो मानक उन्होंने मानना बंद कर दिया। मानक आज भी है, कमाल की बात यह है, मानक आज भी यही है, लेकिन वो मानते नहीं है, क्योंकि आपने मानना बंद कर दिया। आप क्या सोचते हो कि ये जो 2000 का नोट है यही 2000 रुपए हैं? आपने मानना बंद कर दिया। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। ठीक है, पत्थर में मूर्त देख ली भगवान की, अगर मानते हो तो नहीं है तो नहीं है। ऐसे ही वो रुपए को ही आपने रुपया मानना, उस नोट को ही रुपया मानना शुरू कर दिया। वहां से उन लोगों की ठगी चली और वो चल रही है आज तक। तो उन्होंने क्या किया, जब ये देखा कि देश के लोग रुपए छापने के नियम की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे कि कौन कितने रुपए छाप सकता है, तो उन्होंने रातों रात रुपए छापने शुरू कर दिए बिना मानक के, और आपको पता ही नहीं चला। जब भी सरकार पुराने नोट बंद करती है, असलियत में वो रुपए छापने के लिए बंद करती है। जैसे 500 और 1000 के नोट 2016 में सरकार ने बंद किए, मोदी जी ने बंद किए। वो किस लिए बंद किए थे, वो उसका खेल बताता हूँ किस लिए बंद किए थे। मान लो सुनार के पास या बैंक के पास, मैं 2014 की ही बात कर लेता हूँ। 2014 में हमारे देश के पास 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी। अगर आप उस टाइम के बैंकों की, रिजर्व बैंक की स्टेटमेंट देखते हो तो 14 लाख करोड़ रुपया 500 और 1000 के नोटों में था। 14 लाख करोड़ रुपया उन्होंने खुद ही कहा था कि 14 लाख करोड़ का हमारा 500 और 1000 के नोट में है, बाकी का सारा छोटे नोट है, 2 लाख करोड़ के करीब। आज भारत के अंदर 34 लाख करोड़ की करेंसी है, और मोदी जी ने कहा था कि जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई मैं 5 साल में कर दूंगा। वो पूरे 70 साल में 16 लाख करोड़ छापे उसने, कांग्रेस के राज ने, और इसने मात्र 5 साल में 18 लाख करोड़ छापे। आप यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ गए, जो मोदी जी के वो 85 लाख करोड़ के 500 रुपए के नोट गायब हैं, एक्स्ट्रा छड़े 8000 करोड़। हाँ, 8000 करोड़ के 500 के नोट अभी की बात है, वो टोटली लॉस हैं। वो तो लॉस नहीं है, वो क्या था, वो छपे थे टकसाल से, वो आरबीआई तक नहीं पहुंचे, रास्ते में नहीं पहुंचे, और उसके लिए कोई स्टेटमेंट ना आरबीआई की है ना किसी सरकारी अधिकारी की, और किसी को मालूम नहीं वो कहाँ गए, और ऑफिशियल है ये।
उन्होंने लिखित में दिया सरकार को, सरकार ने ले लिया और फिर खा गए। नोट कहाँ गए, छप के कहाँ गए, किसी को नहीं पता। और आपको ये पता चले, अगर आपको उन दिनों का दौर याद हो, अगर कि 2016 में जब नोटबंदी हुई और उसके बाद जब 2000 के नोट जब मार्केट में आए, तो वो नोट भाजपा कार्यालय में बदले जाते थे, डिस्ट्रिक्ट के कार्यालय में। पता है आप लोगों को ना, है ना? कोई भी जाओ भाजपा कार्यालय से ले लो। मतलब एक लॉट बैंकों में गया था और एक लॉट पूरा बीजेपी के कार्यालय बने। अब वो कार्यालय बदले कैसे? अब आप सोचिए, हमने एक नोट मतलब बैंक ने एक नोट छापा, उसके बदले का सोना वहां रखा हुआ है कि नहीं? अगला नोट छापा, उसका भी रखा है। 16 लाख करोड़ का सोना मान लो वहां रखा है। अब अचानक से मोदी जी 18 लाख करोड़ रात में छाप लेते हैं, उसका सोना नहीं रखा वहां। लेकिन हम तो ये मान के चलें जो नोट हाथ में उसका सोना भी रखा है, लेकिन वहां नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, उस खाली पर्ची से आपकी जमीन खरीद रहा है। जमीन का रेट 2 लाख था, वो आपको 10 लाख भी देने को तैयार है। आपकी कीमत मतलब रातों रात बढ़ रही है। आपके हिमाचल में अब रेट बढ़ने शुरू हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब इतने हो गए हैं, लोकल आदमी नहीं खरीद सकता। बहुत ज्यादा। वो कैसे खरीद सकता है अडानी? क्योंकि उसको छाप के नोट सूटकेस में पकड़ा दिए कि जा दिया, कागज के टुकड़ों में ये अपनी जमीन बेच ही रहा है। किसान को इस हालत में ले आओ कि वो कर्जा ना उतार पाए, और फिर उसको कागज के टुकड़े दिखा दो और वो जमीन ले लो। उसके बाद कागज का टुकड़ा कब डिजिट बन जाएगा और कब इंटरनेट में साइबर अटैक आकर के जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं पता। भाई पहले अगर आप 1933 का अमेरिका का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पढ़ेंगे, उसमें सरकार क्या कहती है कि जिसके पास जितने भी गोल्ड बुलियंस, जितने भी गोल्ड के सिक्के, जितना भी गोल्ड पड़ा है, वो सारा का सारा महीने भीतर सरकार को जमा करा दो। जो जमा नहीं कराएगा उसको जमा करा के आपको बॉन्ड मिल जाएगा, उतने ही सोने का, उतने ही रुपए का बॉन्ड। जो नहीं जमा कराएगा उसको या तो कैद होगी या फिर 10,000 पाउंड का उसका मतलब डॉलर का जुर्माना होगा। लगा दिया, लोगों ने जमा करा दिए, मतलब पहले जमा करा दिए। सोना दे दिया सरकार को, और सरकार ने दे दिया आपको कागज का टुकड़ा। वो कागज का टुकड़े पे लिखा हुआ है सोने की वैल्यू, सोने की वैल्यू 10,000 रुपया। आपके दादा के 10,000 रुपए में उतना सोना आता था, और आपके 10,000 रुपए में कुछ नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? रुपया स्टैंडर्ड है, रुपया कोई सामान नहीं है। ये बात अगर किसान को समझ में आ जाए तो किसान को पता चल जाएगा कि तेरी जमीन खरीदने के लिए, तेरी जमीन हड़पने के लिए ही तुझे कर्जा दिया गया था। केसीसी क्या है, असल में केसीसी क्या होता है किसान को यही नहीं पता। केसीसी होता है फसल का लोन, फसल का खर्चा। यानी अगर किसान के पास जुताई, पानी, खाद, दवाई का पैसा नहीं है तो सरकार उसे एडवांस में कुछ लोन दे रही है, तुम अपना खर्चा चलाओ पूरे 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना जितनी तुम्हारी फसल है। जब वो फसल पूरी हो जाएगी तो वो पैसे में से ये वाला चुकता करके बैंक को दे दो और अपने पास जो बचा था वो रख लो। बैंक तुमसे मात्र थोड़ा सा चार्ज करेगा, 4% सालाना के हिसाब से। उसके बाद तुम्हें अगली फसल बोनी है तो तुम उससे फिर ले लो। ये असल में ऐसे होता है। इन्होंने, बैंकों ने क्या कहा, यूज कर लो इसको, 4% ब्याज भरते रहना। एक साल ऐसा आएगा जब बैंक कह देगा ब्याज नहीं भरना, मूल भरो। मूल है ही नहीं, क्योंकि मूल की तो ट्रैक्टर खरीद लिया, कार खरीद ली, उसकी तो कीमत डाउन हो गई है। वो तो लगा के आपने ट्रक खरीद लिया, ट्रक का धंधा खत्म हो गया तो जमीन जो है वहां, मतलब लोन किया था फसल का, डॉक्यूमेंट लिए जमीन के और दिए टुकड़ा जैसे कुत्ते को बोटी देते हैं, ऐसा काम कर दिया किसान का। 20 लाख का किला है उसका, 30 लाख का एकड़ है उसका, लेकिन उसको लोन कितना दिया हुआ है? 70,000, 80,000, 1 लाख बस मात्र। 1 लाख में जमीन गिरवी रख ली और वो उससे 1 लाख भी दिया नहीं जा रहा। और क्योंकि किसान ने ये मान लिया कि जमीन मेरी माँ होती है, वो उस माँ को गिरवी होते हुए या बिकते हुए या उजड़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए शर्म के मारे फहा ले रहा है, इसीलिए वो फांसी खा रहा है। तो उसको इस गिल्टी से निकालना पड़ेगा कि तो आपकी गलती नहीं है, ये तो योजनाबद्ध हो रहा है। आप वो चाहते हैं कि आप सुसाइड करो भाई साहब। अब देखो कमाल की बात है क्या,
आपको कोरोना हो जाएगा तो सरकार को कितनी चिंता है, डॉक्टरों की पूरी फौज आएगी, टेस्ट करेगी, इलाज करेगी, वैक्सीन लगाएगी, पूरा पूरा बचाएगी, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर कोई चिंता नहीं है। कोरोना से तो जान जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं, वो तो समय बताएगा। वैक्सीन क्या असर करेगी तो समय बताएगा, लेकिन फांसी खाने से आदमी पक्का मरेगा ये तो पता ही है सरकार को। वो बिल्कुल तो चाहती है कि आप खाओ फांसी, वो तो आपके परिवार को तोड़ ही इसलिए रही है, वो तो आपकी ऐसी तैसी इसीलिए कर रही है भाई साहब कि वो चाहती है कि आप सारे फांसी खा लो। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, जैसे आपने अभी रुपए की वैल्यू को एक्सप्लेन किया है, और इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। मैंने खुद इसको एक्सपेरिमेंट किया है। आपको सुना मैंने अभी 6 महीने पहले सुनना शुरू किया है, ये लास्ट मैंने 2 साल पहले मेरी वाइफ और मैं जो सेविंग करते हैं हम उसको बैंक अकाउंट में डालते थे। मैंने अपनी गुड़िया का सुकन्या करवाया, उसमें हमें 2.5 लाख रुपए जुड़े। 2.5 लाख रुपए हमारे पास आने थे कैश। तो मुझे पूछा गया कि इसका करना क्या है, एफडी करवानी है, क्या करवाना है। मैं कहा एफडी कुछ नहीं करवानी, गोल्ड की गिन्नियाँ ले लो। हमने 3 साल पहले गोल्ड की गिन्नियाँ ली, हमारे पास आया 18 ग्राम सोना। ठीक है जी, उसमें से कुछ पैसा हमारे पास था, उस टाइम 1 लाख रुपए था। 1 लाख का हमने 18 ग्राम सोना लिया। उस टाइम गोल्ड था 52,000 रुपये का तोला। हमने लेके उसको रख दिया संभाल के। अब वो बैंक में नहीं डाला, घर पे ही रख दिया। अगर वही पैसा हम बैंक में डालते तो 1 लाख रुपए का हमें पूरे साल में आता 6,000 रुपये ब्याज। और हमने गोल्ड की गिन्नियाँ ले ली, हम भूल गए लेके। अगले साल जब भी हमारे पास ये सुकन्या का 2.5 लाख रुपए आया, मैं कहा अब इसकी भी गिन्नियाँ ले लेते हैं। जब जाके उसका वैल्यूएशन करवाई कि हमारा जो पिछला गोल्ड है उसका इस टाइम क्या चल रहा है, तो वो जो 18 ग्राम गोल्ड था वो हो चुका है 62,000 रुपये का। गोल्ड हो चुका है 62,000 का, मतलब टोटल 18 ग्राम के ऊपर मुझे 22,000 रुपये का रिटर्न आ रहा है। 22,000 में से जीएसटी और बाकी सारी चीज़ें काट के मेरा 9,000 रुपये कट रहा है, और मुझे 9,000 रुपये उस पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है। ये जहाँ बैंक में मैं उस पैसे को रखता तो उस पर 6,000 रुपये आते, और वो मेरे घर पे ही पड़ा है, किसी को दिया भी नहीं। उस पर 9,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है सारी जीएसटी काट के, और वो अगर अगले 10 साल पड़ा रहा तो वो करोड़ों का हो जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो 10 साल पड़ा कैसे रहेगा। ड्रोन आ रहे हैं, पूरा थर्मल इमेजिंग से पूरे घर में कितना गोल्ड रखा है सारी टेस्टिंग होगी। अब लेके आ रहे हैं, ये घर पे गोल्ड नहीं रख सकते। हाँ, आगे कानून आ रहा है, आप घर पे गोल्ड रख ही नहीं सकते, कानून ले आएंगे। ये आपको काबू करने के लिए कुछ भी करेंगे। ये आपके घर में मेटल नहीं रहने देंगे, ना सोना रहने देंगे ना चांदी। और क्योंकि ये योद्धे लोग हैं इस एरिया के लोग, तो ये लोहा भी नहीं रख सकते, नहीं तो ये गंडासियां बनवा लेंगे उसका। गाड़ियों का लोहा सारा का सारा, वो कह रहे हैं नई गाड़ियां दे रहे हैं फाइबर की, ठीक है, लोहे वाली जितनी गाड़ियां सबको जमा कराओ। उसकी स्टीयरिंग की पाइप से मारेंगे ये लोग, स्टीयरिंग की पाइप से मारेंगे ये लोग। जट और जाट मिलेंगे तो स्टीयरिंग की पाइप निकाल लेंगे। तो ये आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अपने 1 रुपए की जो कीमत है वो 777 मिलीग्राम सोना है। 1 रुपए की कीमत आज के टाइम की, और हम ये बैंक को लिख कर देते हैं। बाबा आप सोचो, आप मेरे एक मित्र हैं, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट हमने कोई ऐसे नहीं किया था कि भाई कैसे मर्जी कर लो। हमने क्या किया, 5,000 लोगों मतलब 5 लाख रुपए का लोन करवाया सेकेंड हैंड गाड़ी पे। वो हमारा एक्सपेरिमेंट था पहला कि भाई अपने ही लोगों को करके देख लेते हैं। मान लो भरना ही पड़ा 5 लाख तो भर ही सकते हैं अपन, है ना। और लोन ही ले रहे हैं हम। हमने क्या सेकेंड हैंड गाड़ी का लोन कराया, 4.5 लाख की गाड़ी थी, हमने 5 लाख का लोन करा लिया। और जो हमारा साथी था जनता सरकार मोर्चा का, उसको गाड़ी के ऊपर 50,000 रख के दिए गए, लै तू मौज कर। 1 रुपया घर से नहीं लगा, गाड़ी आ गई। जैसे ही गाड़ी आई हमने बैंक को आवेदन लिखा। आवेदन में हमने लिखा कि हमने तुमसे पैसा मांगा, रुपया मांगा, तुमने हमको रुपया तो दिया ही नहीं, तुमने तो डिजिट ट्रांसफर कर दिए। दूसरी बात, जब मैं भारत के रुपये की बात करता हूं तो भारत के रुपये में तो ये खूबियां होती हैं, और भारत के रुपये में तो 777 मिलीग्राम सोना आता है। तुम जो रुपया दे रहे हो ये तो फर्जी है, और इस फर्जी रुपये में तो वही 777 मिलीग्राम सोना तुम्हारे 4,970 रुपये में आता है। तुम्हारे वाले 4,970 और मेरा 1 रुपया बराबर है। देश के नागरिक का 1 रुपया तुम्हारे 5,000 के लगभग का बराबर है। तो जो 5 लाख का लोन है
ये लगभग 106 रुपए बनते हैं वैध रुपया। तो हमने क्या किया, हमने लिखा उसमें कि इसके हिसाब से हमारा इतना बनता है, मैं तुमको 106 रुपए का चेक भेज रहा हूँ और 106 रुपया बैंक से वैध रुपया निकाल लेना। वैध, तुम्हारा अवैध वाला नहीं, तुम्हारा फ्रॉड है ये, सरेआम बोल रहा हूँ। बोलो मेरे को मैंने रुपए को फ्रॉड बोला, मेरे को करो ना, मेरे खिलाफ FIR कराओ, मैं कोर्ट में साबित करूंगा। भाई सरेआम कोई आदमी बोल रहा है तुमने अवैध रुपया दिया हमको। तुम पूरी RBI, सारा बैंकिंग सिस्टम, पूरी भारत सरकार, नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि तुमने हमको अवैध रुपया दे रखा है। कोई बयान दे दो, चिट्ठी भेज रहे हो उसका जवाब तो दे दो। भाई तुम यही दे दो कि तुम गलत बोल रहे हो। भाई बोल सकता है ना। मैं जब RBI को लिख के दे रहा हूं या हमारी टीम जब लिख के दे रही है, आवेदनकर्ता के हाथ से लिख के दे रही है कि तुम्हारा ये 106 रुपया बनता है, वैध रुपया काट लेना और मेरे को NOC भेज दो मेरी, तुम्हारा सूरत चुकता हो गया और उसके बाद कोई आना नहीं चाहिए। आप यकीन मानेंगे, बैंक के किसी आदमी का आज तक फ़ोन नहीं आ लिया। एक बार आता है, उसको सिर्फ इतना बोला था, भाई साहब आपने जब मुझे लोन दिया था सारी चीज़ों की पड़ताल करी थी, मेरा सिबिल भी चेक किया था, मेरा गाड़ी भी चेक किया था, उसका जो हमने कोटेशन दिया वो भी चेक किया था, तुमने हमारा बैंक अकाउंट की हम पे कर सकते हैं ये हमारी औकात भी चेक करी, तुमने सब कुछ चेक करके हमको पैसा दिया, सब कुछ चेक किया ना बैंक ने। उसके बाद तुमने हमारे को सैंक्शन किया, तुमने हमको पैसा ही नहीं दिया। पहली बात तो तुमने अगर हमको रुपया दिया, तुम कह दो तुमने हमको रुपया दिया, लिख के देता नहीं बैंक, जवानी बोलता है। एक बैंक मैनेजर की बात है, मेरा एक ये तो चलो 5 लाख का लोन था, फिर हमने 6 करोड़ के लोन का लगाया आवेदन। तो एक हमने मतलब हम लोग लगभग 150 करोड़ का भी लगा चुके हैं। बैंक की हवा टाइट, मतलब पंजाबी च कहंदे आ सरकार नूं गधी गेट च पा रखिया। सरकार गधी गेट में है, सच्ची में ही। अब हम क्या कह रहे हैं, अब बैंक मैनेजर ने बुला लिया, 3 जोनल मैनेजर बैठे हुए वहाँ पर, जोनल हेड बैठे हुए, वो जोनल हेड का बाप बैठा, GM वो बैठा, उन्हें बुला लिया। बुलाते ही हम वो था, बुलाया तो था आवेदनकर्ता को, हमारे साथी को जो हमारी टीम में से है, बुला के बोला जी मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब बुलाया है जी जनरल मैनेजर ने बात करने के लिए। तो मैंने कहा उसको बोलो वो आएगा, हम क्यों जाएं, कसूर में वो है, पैसा उसने लेना, हम तो देने को तैयार है ना, हमने कौन मना कर रहा है, हमारे पास तो पूरा देने का है। तो बोलता है चल पड़ते हैं, हमारे रिश्ते थोड़े ठीक हैं उसके साथ, भाईचारे के हैं। तो मैंने कहा चलते हैं। हम गए, जैसे ही हम अंदर गए सबसे पहले हमने उनको ये कहा, मैं कहा अरे, मेरे को देखते उन्होंने कहा अरे आप तो वही है ना, मैं कहा हाँ मैं वही हूँ। सब मतलब ना उन्हें कहा कौन सा वही, ना मैंने पूछा कौन सा वही, उसने कहा अरे आप तो वही है ना। तो मेरे को जानता नहीं था, तो उनको पता, वो तो लगता था कि वो जो साथी था वही आएगा साथ में। तो जैसे ही हाथ मिलाया, मैं कहा जी ये हमारे दोस्त हैं जी, ना मैंने नाम लिया ना उसने नाम लिया, कहता है अब तो वही है ना, मैं जी मैं वही। फिर जैसे ही बात करनी शुरू की तो मैंने उसको बोला, मैं कहा देखो मैनेजर साहब एक बात बताओ, आप कितने बड़े फ्रॉड कर रहे हो, आपको पता भी है हमने क्या फ्रॉड किया। मैंने कहा आप पहले ये बताओ, आप सरकारी कर्मचारी हो? बोला नहीं। यूनियन बैंक का जनरल मैनेजर को मैं बोल रहा हूँ, आप सरकारी कर्मचारी हो? बोला नहीं। मैं कहा जो नीचे गाड़ी उतरी है उसके आगे और पीछे दोनों साइड भारत सरकार लिखा हुआ है, अभी FIR करवाऊं कि तुम गलत चोरी, तुम ठगी करो, तुम लोगों को डराते हो कि तुम सरकारी कर्मचारी हो। पहला फ्रॉड तुम्हारा ये कि तुम्हारे मैनेजर तक जाकर अपनी गाड़ियों के आगे बैंक मैनेजर, तुम्हारे बैंक मैनेजर भारत सरकार लिखवाते हैं। जब चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट ने लिख करके दे रखा है कि RBI का एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी नहीं है और बैंक का कोई भी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं है, जब ये सरकारी संस्थाएं है ही नहीं तो सरकारी कर्मचारी कैसे हो गया। पहला फ्रॉड तुम्हारा ये कि तुम लोगों को बका रहे हो कि तुम सरकार के हो। नंबर 2 फ्रॉड तुम्हारा ये कि आपने हमको पैसा दिया, ये आपकी कौन सी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है हमको दिखा दो। मैं आपको मान लो अपने पैसे में से पैसा देता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं उसमें से 40,000 आपको दे देता हूँ, तो मैं जहाँ लिखूंगा मेरे अकाउंट में लिखा जाएगा कि 1 लाख में से माइनस चला गया भगत सिंह को, 40 चला गया, तो भगत सिंह के पास 40 प्लस होएगा और मेरे में से माइनस 40 होगा, तो मेरे पास 60 बकाया बचेगा। तो मैं सारी दुनिया को दिखा सकता हूँ ना कि ये देखो 1 लाख था और इसके अकाउंट में जाने के बाद इसमें 60 बचा, तो ये दिया मैंने इसको, दिखा सकता हूँ। तुम एक बैलेंस शीट दिखा दो, किसी बैंक की बैलेंस शीट में से आपका रुपया कमी नहीं होता, आज तक कभी हुआ ही नहीं है। कि पता है कि आपको कमाल की बात ये
कभी भी बैंक का कोई पैसा कम नहीं हुआ आज तक आपको देने के बाद। बैंक क्या करता है, कभी भी वो अनसिक्योर्ड लोन नहीं देता, बहुत कम देता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन देता है मैक्सिमम, जैसे 40 लाख का ट्रक पे दे दिया, 20 लाख का बस पे दे दिया, 10 लाख का 20 लाख का कार पे दे दिया, 80 लाख का 1 करोड़ का मकान पे दे दिया, फैक्ट्री पे दे दिया। वो फैक्ट्री मॉर्गेज रखता है, जितना रुपया उसको दिया उधर लिखता है, मालिक को दिया उधर लिख दिया, उतना ही अपने साइड भी लिख लेता है कि ये तो इतनी प्रॉपर्टी तो अपनी हो गई। अब समझो पहले से डिसाइड करके रखा होता है, माइनस नहीं करता, वो प्लस करता है। यानी पहले 100 रुपया था बैंक के पास और मालिक के पास 0 था, 100 में से 40 देना है, इधर 40 लिखता है, इधर 60 नहीं लिखता है, 140 करता है इधर। पहले दिन ही उसने सोच लिया कि अब ये मेरे पास वो आए। 100 वो आपको जो प्रॉपर्टी दी वो उसको अपनी मान लिया उसने। क्या वो आपको कौन सा पैसा दे रहा है मालूम है? मैं बताता हूँ कौन सा पैसा दे रहा है। मैंने 100 करोड़ छाप लिया, आप सबको 100 करोड़ बांट दिया, सारे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे, ये दोआबा वालों को बांट दिया मैंने, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। मैं 100 करोड़ रुपया छाप के सारे दोआबे के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देके और उनकी जमीनों के कागज मैंने लिख लिए। ठीक है जी। अब आप लोग ट्रैक्टर का लोन लिया आपने, गाड़ी का लिया आपने, मकान का लिया आपने, क्रेडिट कार्ड का लिया आपने, पर्सनल लोन लिया आपने, फैक्ट्री का लिया आपने। दुआबा में सारे टाइप के लोग रहते हैं ना, वो 100 करोड़ रुपए का लोन मैंने सारे दुआबा में बांट दिया। ठीक। अब दुआबा के लोगों ने मेहनत करी पूरा महीना। अब मेरे कागजों में क्या लिखा हुआ है? 100 करोड़। आपको देना कितना है सबने? 100 करोड़। यानी जैसे ही मैं आपसे पैसा मांगूंगा वो 100 करोड़ मेरे पास आ जाएगा और मेरा हिसाब 0 हो जाएगा। ऐसा ही बात है। मैंने आपको कहा कि मैं आपसे 10% का ब्याज लेने वाला हूं साल के एंड में। बोले जी चलो कोई बात नहीं, साल के एंड में दे देंगे। अब मैं नोट तो छाप नहीं रहा हूँ, बैंक नोट तो छापता नहीं है, ना ही ऐसा है कि उसको छाप ऐसे मुंह मांगे कभी भी छाप लिया, ऐसा नहीं होता। तो 100 करोड़ छापने के बाद आपने जो पहले महीने की किस्त जमा कराई पूरे दुआबा ने, सारा दुआबा कर्जे में हो गया आप। अब पहली किस्त आई, वो भी 1-2 करोड़ 5 करोड़ आएगी। तो मैं अब मालवा के किसानों के पास पहुंच गया कि ले लो लोन। अब वो जो आपने किस्त दी वो मेहनत करी आपने, ठीक है, और मैंने लोन दे दिया उनको। फिर इन वाले ने दे करके जब सारों ने फिर अगले महीने उन्होंने और आपने मिलके दी किस्त, तो मैंने अगले जो बचे हुए थे और मालवा वाले उनको दे दी। फिर अब तीनों एरिया वालों ने दी, तो फिर अगले वाले डिस्ट्रिक्ट को देता रहा। मतलब वही 100 करोड़ रुपया जो आप ब्याज दे रहे हो, आपने कभी नोटिस नहीं किया। आप कभी 20 लाख का लोन लेना बैंक से और 20 साल के लिए लेना, 5 साल के बाद भी आपको 19 लाख ही मिलेगा। हुआ मतलब ब्याज घटता ही नहीं है बैंक का, ब्याज पहले लेता है बैंक। कभी भी मूल नहीं घटाता, वो ब्याज पहले घटाता है, इंटरेस्ट लेता है सबसे पहले। तो इंटरेस्ट आगे दे रहा है। वो इंटरेस्ट आपने पैदा नहीं किया, आपका रुपया अंडे नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि मैंने 100 करोड़ बांटे थे और आपके वो 100 करोड़ होकर के 150 करोड़, वो 100 करोड़ ही है मार्केट में। नहीं समझे? जब मैंने आपको 100 करोड़ दिए थे तो आपकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लिख ली थी। अब जब मैंने इधर वालों को, जब मालवा वालों को लोन दिया, तो आपकी प्रॉपर्टी तो मेरे पास मॉर्गेज है। पैसा कितना है मार्केट में? 100 ही करोड़ है, तो वही 100 करोड़ तो इनको दे रहा हूं। यानी उसी 100 करोड़ में आपकी प्रॉपर्टी तो ले ही ली थी, इनकी भी मॉर्गेज कर ली, जिसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इन वालों इंटरेस्ट। को भी फ्लोटिंग अलग चीज होती है, इन वालों को भी। मतलब मैंने उसी 100 करोड़ में 400 करोड़ की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लिया, क्योंकि मैं ब्याज को मूलधन बनाई जा रहा हूं। ये तो 420 ही है, सीधी 420 तभी तो फ्रॉड कह रहे हैं हम, 420 है तभी तो फ्रॉड बोल रहे हैं। तो मतलब क्या है, बैंकों के पास पैसा है नहीं, बैंकों ने किसी को पैसा दिया नहीं, आपसे लिया भी नहीं। वो कागजों में लिख रहा है, कागजों में ही चढ़ा रहा है, लेकिन कागज असली ले रहा है आपसे। तो फिर तो ये रुपया सीधा असली नहीं दे रहा आपको, कागज असली ले रहा है जमीन के। और बैंक का जब रिटर्न रेट देखते हैं तो लगभग 50% बैठता है। जो 50% का मतलब ये हुआ, साल के बाद बैंक 150 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है, लेकिन असलियत में मार्केट में रुपया कितना है? 100 करोड़ है। यानी कि 1 साल बाद यदि बैंक ये कह दे कि मुझे अपना सारा पैसा वापस चाहिए,
तो मार्केट से कितना पैसा जमा होगा? 100 करोड़ 100 करोड़। लेकिन लोन कितने का दे रखा है? 150 करोड़ का। तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी या तो नीलाम होगी या बैंक को माफ करनी पड़ेगी। अगर वो है अडानी तो माफ होगी, और यदि वो है किसान तो किसान फांसी भी लेगा और जमीन भी जाएगी। मैं वही कह रहा था कि ये इतने बड़े फ्रॉड में हमारे दादा परदादा, हमारे चाचा ताऊ, ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं और हम लोग बैठे वो देख इसलिए रहे कर हैं। क्योंकि वो मान रहे हैं कि वो कसूरवार हैं। हम जा करके जब जनरल मैनेजर को बोलते हैं, उसकी आंखों में आंख डाल के, भाई साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, आधे घंटे के बाद में जनरल मैनेजर ने ये कहा कि डॉक्टर साहब हम अब क्या माने। मैं कहा आप ये मानो कि तुमको जब पता चलेगा तुम्हारे बारे में कि ये बैंक मैनेजर्स ने जो किया है ना किसानों के साथ, तुम्हारे सिर पर बाल नहीं बचेगा एक भी। इस देश के लोग तुमको नोच डालेंगे, क्योंकि तुम कितने लोग खोए हैं लोगों ने अंदाजा नहीं है। वो किस हालत में है अंदाजा नहीं है भाई साहब लोगों को। समाज का एक एक आदमी इस हालत में है, मरे जा रहा है वो। ना ट्रक वाले से किस्तें दी जा रही, ना टैक्सी वाले से दी जा रही, ना किसान से दी जा रही, ना फैक्ट्री वाले से दी जा रही, ना दुकानदार से दी जा रही, ना नौकरी वाले से दी जा रही, ना प्राइवेट वाले से दी जा रही, ना अपना बिजनेस करने वाले से दी जा रही, ना दिहाड़ी करने वाले से। हर व्यक्ति को इन्होंने ऐसे शिकंजे में कसा हुआ है। और जब इसका फ्रॉड का पता चलता है, 10 में से 1 रुपया असली है और 9 रुपए के ऊपर ब्याज है। यानी कि अगर इस देश की जनता का 90% पैसा वापस नहीं जाना, मतलब 90% लोगों की प्रॉपर्टी जब्त होना तय है। इसीलिए ये हर आदमी को ये कह रहे हैं, डंगर पे भी लोन ले लो, ट्रैक्टर पे भी लोन ले लो, पुरानी कार पे भी ले लो, जो गांव में पहले रजिस्ट्रियां नहीं होती थी उनकी रजिस्ट्री करके उस पे भी ले लो, अपने खेत पे नहीं ले रखा उस पे ले लो, जिस चीज पे ना ले रखा ले लो, 10वीं की डीएमसी पे ले लो, 12वीं की डीएमसी पे ले लो, और कुछ नहीं मिलता आधार पे ले लो। लोन क्यों लेते हैं? अभी लंबी चर्चा है, आप बैठिए या तो आखिर में बात करें। आप बैठिए ना, अब डॉक्टर आप देवेंद्र बैठिए। बुला रहा कोई नहीं बात, आप या तो बैठिए या फिर बाद में कर लेंगे। ये आपको इस तरह से, मतलब पूरी तरह से लोन के जाल में इस तरह फंसा रहे हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्रॉड है। मतलब आप लोन लो, देखिए आप लोन ले सको इसीलिए आपको गरीब किया जाता है, आप लोन चुकता ना कर सको इसीलिए और गरीब किया जाता है। जैसे ही सरकार बिना किसी नियम के नोट छाप देगी, आपके नोट की परचेजिंग वैल्यू घटती जाएगी। इसी को महंगाई कहते हैं। रुपए की परचेजिंग वैल्यू कम हो जाए उसको महंगाई कहते हैं। और महंगाई क्या है भाई? जैसे आपने नंगल डैम का एग्जांपल दिया, भाखड़ा डैम का दिया, आपने क्या बोला? कितने क्यूसिक? 1678 क्यूसिक उसका 1678 लास्ट है। एक लाइन है ना हम्म, कि इतने लाइन से ऊपर हो जाएगा तो खतरे का निशान है, हम्म, इतने से नीचे कम है। जी। महंगाई की लाइन बताओ, है ही नहीं, किसी अर्थशास्त्री से पूछो, कुछ भी नहीं। सरकार से पूछो, स्कूलों में तो यही पढ़ाया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या महंगाई? नहीं, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? कि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम है। सप्लाई, महंगाई डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम है। हाँ, तो ठीक है। महंगाई बढ़ गई। अच्छा एक बात बताओ, आपके दादाजी कितनी रोटी खाते थे? 15-20 तक तो 15-20 खाते होंगे। आपसे खाई जाती है क्या? नहीं डिमांड कम होगी ज्यादा होगी? नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो स्कूलों में हमारी हाँ, मतलब आपसे पढ़ाई जाती है। मैं ये कह रहा हूँ, पहले भी घर में उतना ही अनाज लगता था, आज भी उतना ही अनाज लगता है। पहले भी मेरे कपड़े में उतना ही मीटर कपड़ा लगता था, मेरे कपड़े में मेरा कपड़ा सिलता था, आज भी उतना ही मीटर कपड़ा लगता है। पहले भी मेरे डंगर उतना ही खाते थे, आज भी उतना ही खाता हूँ। अनाज हो चाहे दाल हो, टोटल मिला के उतना ही ग्राम खाना खा सकता हूँ मैं। मेहनत ज़्यादा करूँगा तो और थोड़ा सा फालतू खा लूँगा, लेकिन हमारे पास उससे प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा है पता है? 5 गुना से ज़्यादा प्रोडक्शन है। कोई गांव नहीं है जो अपनी ज़रूरत से 5 गुना से ज़्यादा कम उगाता हो या बोता हो। कहाँ जाता है वो? महंगाई कहाँ से हो गई? हमारे पास सब कुछ सरप्लस में है। गुड़ सरप्लस में होता था, दालें सरप्लस में होती थी, अनाज सरप्लस में होता था, मोटा हो या पतला हो, कपड़ा सरप्लस में होता था, फल सरप्लस में होते थे, सब्जी सरप्लस में होती थी, गन्ना सरप्लस में होता था। एवरीथिंग वाज इन सरप्लस भाई साहब, एवरीथिंग। आज कैसे डिमांड बढ़ गई? अगर जनसंख्या कितनी बढ़ी है, अगर उस टाइम से लेके आज तक की जनसंख्या देखोगे ना, 2 या 3 गुना बढ़ी है, लेकिन आपकी पैदावार कितने गुना बढ़ी है? 8 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है, पेस्टिसाइड और केमिकल डाल करके।
अभी आप एफसीआई में जा करके देखोगे या दूसरे गोदामों में देखोगे 60-70% से ज़्यादा अनाज या तो समुद्र में फेंका जाता है या जानबूझ के सड़ा के बियर कंपनियों को, दारू कंपनियों को बेचा जाता है, क्योंकि दारू कंपनियों में इन्हीं के लोग बैठे हैं, सरकारों में बैठे हुए लोग हैं। तो आपका अनाज जानबूझ के सड़ाया जाता है हर साल। तो अगर पैदावार जितनी आज है उससे अगर 5 गुना कम भी हो जाए, 1/5 भी, मतलब 1/5 हिस्सा भी हो जाए, तो भी आपको पास पूरा 2 साल का अनाज अपने पास सुरक्षित रह सकता है। डिमांड बढ़ी नहीं है किसी भी चीज की, मतलब पैदावार कम नहीं हुई भाई साहब। आदमी ज्यादा हो गए तो सिर ज्यादा हो गए, दिमाग ज्यादा हो गए, हाथ ज्यादा हो गए। हाथ ज्यादा हो गए तो ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा पैदावार कर सकते हैं, ज्यादा। 140 करोड़ लोग देश की अगर जनसंख्या मान के चलो तो मतलब 140 करोड़ दिमाग और 280 करोड़ हाथ। 280 करोड़ हाथ करें तो क्या ना पैदा करते हैं भाई साहब। जनसंख्या बोझ नहीं होती, बच्चे कभी माँ पे बोझ नहीं होते, धरती पे बोझ नहीं होते। ये धरती अगर आपको नहीं पाल सकती तो कनाडा की भी नहीं पाल सकती। यहाँ के लिए बोझ हो तो वहाँ भी बोझ ही रहोगे। आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि माँ जो है ना वही पालेगी तुमको, यही धरती पालेगी। और आपकी ज़मीनों को हथियाने के लिए ही, आपकी नस्लों को ख़राब करने के लिए ही भेजा जाता है। यार आपके बच्चे जाते हैं कनाडा में, यहाँ आपकी औरतें जो हैं वो मतलब उनका व्यभिचार कितना बुरा बढ़ गया है आपको मालूम भी नहीं है। पंजाब में माँ बाप अकेले पड़े हैं, पूरी बड़ी कोठी है, पता नहीं मतलब इतना बड़ा शामियाना जंगल में ऐसा पड़ा है, कुछ कोई नहीं है सुनने वाला, उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा का हाल लिया कर दिया। हरियाणा उस ट्रेंड पे जो पंजाब की लिखती बेल्ट सारी की सारी वहीं उसी लाइन पे है। और ये प्लान्ड है, ये प्लान्ड है। मैं आपको बताऊं 11 लाख बिलियनियर्स ये देश छोड़ के जा चुके हैं पिछले 5 साल में। 11 लाख बिलियनियर्स वो यहाँ से सारी प्रॉपर्टी भी ले गए, सारी फैक्ट्रियाँ ले गए, सारी कमाई ले गए, सब कुछ ले गए हैं वो, सब कुछ। अंबानी नागरिकता छोड़ चुका है इस देश की, अडानी नागरिकता छोड़ चुका है इस देश की। सही बात है जी। नागरिकता छोड़ कर गए हैं, यानी अपना सब समेट कर ले जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान कर लिया है। या तो ये दंगों से मानोगे या ये क्लाइमेट से मानेंगे। इनको बाढ़ में लटका दो, सूखे में लटका दो, भूखमरी में लटका दो, दंगों में लटका दो, उससे भी नहीं मानेंगे तो इनके यहाँ इंडिया चाइना युद्ध करा देंगे। क्या दिक्कत है? इसमें बड़े नेता भी शामिल है डॉक्टर साहब, बड़े नेता ही शामिल हैं। बड़े नेता भी अभी क्योंकि 1 घंटा 27 मिनट का हो गया, अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं। अभी इसका हल क्या है और जो 19 की अपनी रैली है उसमें हम क्या करने वाले हैं? देखो 19 की रैली में हम क्या करने वाले हैं हमें नहीं पता। असल में हमारा मकसद ये है कि जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि देश की सरकारें गलत रास्ते पर हैं, उनको बताने का फर्ज बनता है कि हम मालिक हैं इस देश के, हम जनता हैं इस देश की, और हम तुमको कह रहे हैं कि रुको, एक बार देख तो लो क्या हो रहा है, हमारे बच्चों की क्या हालत हो रही है। क्योंकि जब तक हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे यार, तब तक क्या बात बनेगी। अब मैं आपको मान लो समझा रहा हूँ, 50-100 लोग बैठ के यहाँ समझेंगे, उधर जा करके 100-200 लोगों को समझाऊंगा, वो समझ लेंगे, लेकिन वो क्या कहेंगे, मान लो मेरे जाते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, कोई समझता ही नहीं, मैं क्या करूँ, बहुत समझा लिया, लोग मानते ही नहीं, क्या करें, लोग तो ऐसे डरे हुए हैं, लोग तो ऐसा ही लगेगा। क्योंकि आप जहाँ देख रहे हो वो थोड़े लोगों को देख रहे हो। तो जब आपको ये पता चलेगा कि आप इतने बड़े परिवार का हिस्सा हो, पूरा देश आपके लिए सोच रहा है, अगर किसी पॉपुलेशन में से 100 लोगों में से एक आदमी अगर आगे आकर के समझने के लिए तैयार हो जाता है तो समझो देश की सोच बदल रही है। आपके पूरे मोहल्ले में बोलने वाला एक ही होएगा कि वैक्सीन की असलियत क्या थी, लेकिन लगवाएगा कोई नहीं। बोल एक ही रहा है लेकिन समझ सबको आ रहा है। समझ रहे हो ना बात? इसी तरह से इसका मतलब ये है कि आप अगर निकल रहे हो तो आप एक एक आदमी के साथ 100-100 लोग मान के चलता हूँ मैं, ठीक बात है। तो आप अगर आ रहे हो तो जितने लोग वहाँ खड़े होंगे मल्टीप्लाई 100 कर लेना। वो सरकार अपने आप काउंटिंग कर लेती है कि इतने सिर आकर के इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमको समाज को विजन देना है, हमको समाज को बताना है कि तुम्हें इन षड्यंत्रों में नहीं फंसना। 19 की रैली के 2 मुख्य बिंदु हैं जिनको हमको लेकर चलना है। जो समाज में जो सोच देनी है वो सोच ये है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीज़ों पर फैसला लेगा गांव। और दूसरी है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। यहाँ से पूंजीवाद का चाहिए हमको खात्मा। और तीसरा है जिसका जितना मर्जी कर्जा हो, जिसके ऊपर जितना मर्जी जुर्माना हो,
जिसके ऊपर इनकम टैक्स का जुर्माना हो, जिसके ऊपर बिजली वालों का जुर्माना हो, जिसके ऊपर गाड़ी के चालान का जुर्माना हो, जिसके बैंक का जितना मर्जी लोन देना हो, जनता सरकार मोर्चा देगा। अगर आप 19 की रैली में आते हो, सारा का सारा हम देंगे। आप आइए और हम बताएंगे कैसे देंगे, और हम बताएंगे, सारा हिसाब करेंगे, तुम्हारा पूरा हिसाब करेंगे। हमने ये नहीं कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं ना माफ़ी देंगे, हम माफ़ी नहीं मांग रहे किसी से भी। माफ़ी मांगता है जिसने गलती कर रखी हो। इस देश में जो कर्ज माफ़ी की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हम चोर थे, हमको माफ़ कर दो। ऐसा नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम देश की जनता है, कानून के हिसाब से आपका एक एक पाई चुकता करेंगे। हिसाब बाप बेटे का, भूल चुक लेनी देनी, देना बनता है दो, लेना बनता है लो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन चलेंगे कानून के हिसाब से। और जब हम बैंकों को आवेदन देते हैं, आज तक बैंकों ने हमसे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। कमाल की बात है। बैंक मैनेजर, जो मैं आपको जनरल मैनेजर की बात कर रहा था, जनरल मैनेजर मुझे ये बोलता है, अच्छा डॉक्टर साहब एक बात सुनो, पूरी बातों के बीच में एक बात बोलता है, अच्छा एक बात सुनो। मैं कहा जी बताओ। जो आप बोलते हो कि हमने आपको फ्रॉड रुपया दिया, ऐसे अपनी जेब में से निकाल के एक 10-20 रुपये का नोट निकाल के ऐसे रखा है, बोला आप बोलते हो यह फर्जी रुपया है। मैं कहा हाँ बिल्कुल बोलता हूँ फर्जी रुपया। तो एक काम करो, ये फर्जी रुपया ही दे दो हमको। मैनेजर बोला तो यही दे दो हमको, जो हमसे लिया है वही दे दो। मैं कहा सुनो, ये आपने हमको दिया ही नहीं, आपने हमको डिजिट दिए, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कहते हो आप यही देना चाहते हो ना, आप हमें चिट्ठी में लिख कर दे दो कि हमको यही दे दो। भाई इतना लिखने में तो बैंक का कुछ नहीं जाता ना। वो ये भी नहीं बोलता क्योंकि आईपीसी की धारा 230 से लेके 249 का गा ये कहती है, ये जो फर्जी रुपया है इसमें जो भी लेन देन करेगा वो जेल जाएगा। तो आपके पास ये, इसको रखना भी अपराध है। मैंने रखा हुआ है ना, आप मेरे ऊपर एफआईआर करा सकते हैं इसको रखे हुए की। तो जिस भी आदमी के पास ये फर्जी रुपया है वो फ्रॉड आदमी है, तो आप मुझे इसमें बोल सकते हो। आरबीआई का छापा हुआ भी रखा हुआ अपराध है। आरबीआई ने छापा हुआ है, लेकिन कोई नियम के बिना छापा हुआ है ना भाई। जैसे मैंने आपको बताया, सोना रख के छाप लिया तो असली है, बिना सोना रखे छाप लिया तो घर पे बना लो, लिख लिख के पर्चियां देते रहो, ले 10 किलो आलू इसको दे दे, 10 किलो किसी को। तो पर्चियां चल रही हैं तो जितनी मर्जी पर्चियां दोगे बिना पैसा रखे। बुचार आने वाला है बहुत बड़ा वाला। देश के पास 34 लाख करोड़ की करेंसी है छपी हुई। सोना कितने का रखा हुआ है मालूम है? 800 टन, यानी कि 4.8 लाख करोड़ का सोना रखा है। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ की करेंसी फ्रॉड, फर्जी कागज के टुकड़े हैं, नथिंग मोर देन दैट। और वो कागज के टुकड़े देके और हमारी जो है असली सोना प्रॉपर्टी, उगलती जमीन, हमारा धन, हमारी मेहनत, हमारा श्रम, हमारा सोना, हमारी चांदी, हमारा ट्रैक्टर, हमारा डंगर, हमारा मकान, हमारी जमीन, हमारा तालाब, हमारा जोहड़, हमारा पार्क, हमारी सड़क, हमसे सब कुछ लिया जा रहा है भाई साहब। कागज के टुकड़े के बदले में असली पूंजी लूटी जा रही है। और ये बात देश के लोगों को पता लगनी चाहिए। देश के लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा तो वो गिल्टी कॉन्शियस में ही मर जाएंगे। वो आत्महत्या इसलिए कर रहा है किसान, क्योंकि उसको पता नहीं है कि फ्रॉड तुम नहीं कर रहे, वो कर रहा है, जिसको तुम बैंक कहते हो। आपके पास पता भी नहीं है। आरबीआई अपना सारा पैसा कहाँ रखती है, सोना कहाँ रखती है मालूम है? बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखती है, क्योंकि ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की सब्सिडरी ब्रांच है, इट इज नॉट इंडियन। और बैंक ऑफ इंग्लैंड रॉथस्चाइल्ड का है। और इस मुद्दे पर जिसने भी बोला वही मरा। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए असैसिनेशन करवा दिया गया। सद्दाम हुसैन, जनरल गद्दाफी, परवेज मुशर्रफ, आजाद हिंद फौज के सेना, भारत देश के, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब इस खेल को समझते थे। हिटलर, उन सबको या तो युद्ध का अपराधी घोषित कर दिया गया, या फिर अब आपको क्या दिखाया गया कि इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा। सिखों ने नहीं मारा भाई साहब, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने मारा, मारवाया। सिखों के कौन से गुरु ने, कौन से धर्म ने, कौन से संगठन ने कहा था कि हम तुम्हें मारेंगे? सिख को सिर्फ किराए पर लिया गया, उसको जिसने मारना था लिया उन्होंने ही। क्योंकि राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में सीआईए के एजेंट बैठे रहते हैं हर साल, वहीं बैठे हैं, वही करवाते हैं सब कुछ। क्या बात है। और ये काम
किसी सिख से ही करवाया गया। मालूम है ये काम कब करवाया? 1990 में डॉक्टर मनमोहन सिंह से करवाया गया था ये काम। जिस टाइम पे बिना, जब गोल्ड बैकिंग खत्म करी गई थी ना, कि गोल्ड को पीछे रखो ही मत, जितने मर्जी छाप लो। भाई जब सरकार अपनी मर्जी से बिना किसी नियम कायदे कानून के रुपया छाप सकती है तो हमसे टैक्स का ले रही है? छाप ले अपने। यूएस गवर्नमेंट भी छापती है। यूएस गवर्नमेंट का हमने ठेका नहीं ले रखा जी। नहीं, वैसे बात कर रहे हमने ठेका लिया ही नहीं जी। हैं। आप कह रहे थे हमने लिया ही नहीं ठेका यूएस गवर्नमेंट का, हमने तो अपनी सरकार का लिया। लोन आप बीच में आए हैं, बीच में आकर के खराब मत करिए, या तो बैठ करके सुनिए, बाद में 4 एकड़ जमीन सबसे होती है, बाद में, सबसे ट्रैक्टर आखिर में, लेते हैं। सबसे बाद सर में, जी सबसे आखिर में। या ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, करने नहीं मैं आता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਦਵਾਂਗਾ। बाद में करिए जो करना है। आप सुनते कुछ हो नहीं, पता कुछ है नहीं, या लग गया बीच में बोलने। तो मेरे बेटे से भी बाबा जी तो बात इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका ਸਰਦਾਰ मतलब ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। कुछ कर करके। रहे हो तो वो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਓ। अपनी गल कहनी ही कह के नहीं अरे नहीं नहीं, उनको बात ही नहीं पता। देखो जो बात का पता नहीं है बीच में डिबेट, अब उनको खाम खाई एंटरटेन करने का कोई लॉजिक नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता, आपको पता है कि उन्होंने JF कैनेडी जैसे नहीं छोड़ा, ठीक है, अपना कितने प्रधानमंत्री उन्होंने हाँ ऐसे ही नहीं लगता छोड़े, है। तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगता आपको? अरे डर का क्या है भाई, देखो क्या है ना, पहले आपको दो रास्ते हैं, इधर जा रहे हैं तो तेजाब का कुआं है, और इधर जो है वो शेर खड़ा है। आप ही बता दो कौन से की तरफ जाओगे, कौन सा बेटर है? दोनों पासे ही मरना है, हैं? दोनों पासे ही मरना है। फिर भी बेटर कौन सा है दोनों में? शेर में बच सकते हैं। शेर में शेर के साथ लड़के बच सकते हैं, तेजाब में गिरेंगे तो नहीं तेजाब बचेंगे। से नहीं बच सकते हैं। उन्होंने चारों तरफ तेजाब के कुएं और खाई खोद रखे हैं आपकी तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो खूंखार अपराधी, खूंखार मतलब कोई जानवर खड़ा है। मतलब भाई साहब, सरेंडर होके मरने से अच्छा लड़के मर लें। आप अपने आप को कुएं में डाल के मरो, इससे बेटर है आप उस शेर से लड़के मर लो। हम डरते हैं, डरते हुए तो लग रहा है, डरता आदमी चिल्ला रहा है, लेकिन हमको ये मालूम है, देखो आदमी अपने लिए, अभी तक हम लोग जो गुलामों जैसी, हम लोग जब गुलामों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, अभी हम लोग टोटल गुलाम हैं। उठ के हम बिल्कुल सेम वैसे ही चलते हैं, वही टॉयलेट गए, बैठ गए, जो ब्रश करना जैसे करना, जो भी करना, खाना खाया, फिर ड्यूटी पे निकल गए, फिर शाम को आ गए, जिससे बात करी 4-5 लोग, फिर थोड़ा फेसबुक देख लिया, थोड़ा यूट्यूब देख लिया, 4 बार सरकार को कोस लिया, 5 बार पड़ोसियों को कोस लिया, 6 बार बैंक को कोस लिया, थोड़े रो लिए, कुछ नहीं होना आज देश का, फिर रिश्तेदारों ने जो कंजर खाना कर रखा है फिर उस पर रो लिए, सारे जने अपन ऐसे करते हैं ना। फिर ऐसा करने के बाद फिर अपन शाम को जो है ना वैसे ही रोज रोज सो जाते हैं। अपन सब ये ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। और जब बैंक वालों की या सरकार की या कोई ऐसा कोई आदेश आता है तो हम डर जाते हैं अचानक से। लेकिन फिर अचानक अगर कोई आदमी आपको ये कह दे कि ये वाला जो आदमी है ये आपके बच्चे को जान से मार सकता है, तब भी आप वैसे ही गुलाम वाली ज़िंदगी जियोगे क्या? आपका अंदर का थोड़ा सा योद्धा जागेगा, बहस करोगे, लड़ोगे। अपने लिए नहीं लड़ पाए आप, जब आपके ऊपर सरकार ने ज़बरदस्ती की ना, उसके लिए नहीं लड़ पाए। लेकिन बच्चे के जान के ऊपर जब पड़ती है ना, तो छत्तीसगढ़ में एक लेडी शेरनी के मुंह से अपने बच्चे को छीन के ले आती है, वो खबर आपने पढ़ी होगी। मतलब वो तेंदुए के मुंह से, बाघ के मुंह से निकाल के ले आती है। मतलब आप किसी ब्याई हुई कुतिया को देखिए, वो अपने पिलूरे के पास जाने नहीं देगी, भाई साहब काट खाएगी उसको। अगर ये शक हो गया कि आप उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई बिरड़ है, वो येलो वाली जिसको बिरड़ बोलते हैं हम लोग ना, आप बिरंडा बोलते हैं, आप भिरंड बोलते हैं, उसके छत्ते को आप जब वो नए नए अंडे दिए हो तब देखना आप उसको छेड़ के, अगर वो ग्रुप में होगी तो मार देगी आपको काट। पानी में भी नहीं छोड़ेगी, हैं? पानी में भी नहीं छोड़ेगी, पानी भी नहीं छोड़ेगी। तो जब आपके बच्चों पर आती है ना, तब आपके अंदर का वो जागता है ना जब, तो फिर गुरु गोविंद सिंह ने फिर मतलब क्या है, अपने बच्चों को अगर आप समाज के लिए भी न्यौछावर करने के तैयार हो जाओ तो आपके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं ना। तो जब आपको ये क्लियरली मालूम है ना, जब आपको ये पता है कि आपके बच्चे 100% गुलाम होने वाले हैं, सामने हैं आपके, कुछ नहीं बचा, ठीक, लेकिन लड़ लोगे तो शायद बच जाओगे जी। ये जो उम्मीद है ना, ये उस डर में लड़ने की हिम्मत देती है असल में। और हम जो लगे हुए हैं वो डरते हुए लगे हुए हैं, तो डर बहुत लगता है, इसलिए में लगता है भाई।
लेकिन डर से डर के बैठना और डर के लड़ना, दोनों में से एक चीज करोगे तो बैठने में तो पक्का मरना है लड़ने में फिर भी बचने के चांस हैं। तो जितने भी लोग आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे हैं, लड़ के मरेंगे ना। जब मरना ही है, मान लो भाई, देखो जी किसानों, जब मरना ही आपने डिसाइड कर लिया तो किसी नेता की छाती में टक्कर मार के मरेंगे? हैं? बिल्कुल, जब मरना ही है तो लड़के मरेंगे। मरना ही है तो लड़के मरेंगे ना। अपन लोग पूरे कानून पूरे हिसाब से करेंगे ना, हिसाब करके मरेंगे। भाई अपन एक काम करो, आप आ जाओ इधर, भाई देवेंद्र भलारा नाम याद रख लो, जनता सरकार मोर्चा नाम याद रख लो, इधर चंडीगढ़ वाले साथी ये चैनल का नाम याद रख लो, कोई भी नाम याद रख लो। आपने नाम याद रख लिया, मेरे को व्हाट्सएप कर लो या मिस्ड कॉल। आप एक काम करो, मैसेज भी नहीं करते, मैसेज का मैं जवाब अगर ना दे पाऊँ, मेरे नंबर पे मिस्ड कॉल करो, एक ही बार आप कॉल करो 9518170000। मिस्ड कॉल जब आप करोगे तो मेरी टीम के पास आपका नंबर चला जाएगा, वो आपको वापस कॉल करेंगे पक्का। तो उनको इतना बता दो, भाई मैं तो मरने वाला हूँ, वो आपको तारीख बता देंगे, फलानी तारीख में उधर ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ आ जाओ। उधर ट्रेनिंग में आ गई, आपने पूरा मसला समझ लिया, बचने का रास्ता दे के भेजेंगे आपको, बात ही खत्म। मरने की जरूरत ही नहीं है, लड़ने का तरीका पता लग गया और बचने की 100% की गारंटी। आपका लोन चुकता हम करेंगे, मरना सोल्यूशन नहीं है। इनके लिए ऐसी हालत बना देंगे, यही नरक बनाएंगे इनका, इन हरामखोरों की कब्र यहीं खोदेंगे। ये जो बैंक है ना, ये बैंकिंग व्यवस्था ध्वस्त होनी है, साइबर अटैक आना है, क्योंकि सरकार ने साइबर अटैक के लिए मतलब माहौल बनाना शुरू कर दिया है। वो बार बार ना साइबर अटैक हो सकता है, आपके पैसे खाते से जीरो हो सकते हैं, किसी को OTP मत देना, किसी को साथ ये शेयर मत करना। वो ऐसा करके साइकोलॉजिकली आपका माहौल तैयार कर रहे हैं कि आप ताकि मान जाओ कि साइबर अटैक हो रहा है। साइबर अटैक नहीं हो रहा भाई साहब, प्लानिंग के तहत आपका पैसा जीरो होने वाला है। जमीनें सारी जाके कागजों में आ गई, अब खाता जीरो हो गया तो आपको लगेगा ये तो सबका ही हो गया, तो क्या हो गया, जैसे कहते हैं ना पूरे देश में ये तो क्या होगा। ताऊ कह रहा था अमेरिका भी तो ऐसे छापता है अरे भाई अमेरिका वाले गू खाएंगे तो हम भी गू खाएंगे क्या? अमेरिका क्रेडिट बिल छापता है, उसके ऊपर लिखा जाता है नहीं ये छापता, क्रेडिट बिल है। नहीं छापता। अमेरिका के अंदर भी उन्होंने मानक खत्म कर दिया, हाँ, लेकिन कुछ बचा हुआ है उनका। हमारे गोल्ड नोट उनके पास पड़ा हुआ है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना। हमारे नोट के ऊपर लिखा जाता है कि मैं धारक को इतने अदा करने का वचन देता हूँ, उनके नोट के ऊपर लिखा ही क्रेडिट बिल जाता है, वो उधारी का बिल है। ठीक है, मान लिया, लेकिन अभी उन लोगों ने डॉलर जब छापना शुरू किया है तो स्टैंडर्ड को उन लोगों ने भी तोड़ा है। अगर आप पहले का जो डॉलर आप देखेंगे ना, पुराना जो डॉलर देखेंगे तो वो लगभग 2.5 तोले का बनता है, 2.5 तोले का है वो डॉलर, तो हमने देखा है, वो वर्मा जी के पास पड़ा हुआ है। तो वो ऑलरेडी हमारे वाला अगर 1 तोले का है और वो 2.5 तोले का, तो ऑलरेडी हमारी वैल्यू उसके मुकाबले वो 2.5 गुना बड़ा है ना ताकतवर, क्योंकि वजन ज़्यादा है उसका। भाई धातु की तो वजन है ही ना, वो जो वैल्यू है, तो वो स्टैंडर्ड अलग है, तो उसकी वैसे ही जन्मजात वैसी वैल्यू थी उसकी पैदाइशी, अगर स्टार्टिंग से लिया जाए तो वैसे ही ताकतवर था। लेकिन वो जितना छाप सकता है उसके लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए वो स्टैंडर्ड उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो वो हमको अपना बचाना ही है। तो अपन लोग तारीख अपने आप तय कर दें, अगर आप कहें तो कोई भी संडे लेकर के हम यहाँ बुकिंग करके और चालू कर दें। हाँ जी, हाँ। क्या कहते हो आप? यस सर। हैं सेमिनार के लिए आप टोटल कितने बंदे हैं? हैं? टोटल अप्रॉक्सीमेटली कितने बंदे होंगे? मान लो हम लोग 30 बंदे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब हम भी यही मसले चाह रहे हैं। अपने ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? भाई साहब सुनो, जब आप ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੀਮ ਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ जब ਪਾਸੇ आप ਨੂੰ? 30 कहते हो ना, तो एक पत्नी भी है सबके पास। 60 हो जाता है। नहीं उनको भी गिन के मैं कह रहा हूँ ना कि और 20-25 बंदे जो है सब on average- हाँ, और सबके पास बच्चे भी हैं। हाँ 16 साल से ऊपर का बच्चा वहाँ आ सकता है सेमिनार में, ठीक है। और आपकी पूरा पड़ोस को अगर आप बोलते हो, भाई देखो मसला क्या है, बच्चों की लाइफ बचानी है, 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन सिस्टम हमें खड़ा करना है, बच्चों के फ्यूचर के लिए बात करनी है। हम कोई सरकार विरोधी कोई काम कर ही नहीं रहे। सेमिनार है, पेरेंटिंग का सेमिनार हम पहले से करते आए हैं, जाके सर्च कर लो गूगल पे, अपन करते हैं। जब देखेंगे अपन उस सेमिनार में आने में किसी को दिक्कत नहीं है, और हम लोग डाल देंगे, जब भी हम कोई पोस्ट डालेंगे उसमें हम सेमिनार वाली वीडियोस डाल देंगे, तो हमको पता चल जाएगा ये लोग ये काम करते हैं। तो और जो लोग जानते ही हैं ऑलरेडी तो वो आएंगे ही। तो मैं समझता हूँ बहुत, क्योंकि अर्जेंट मीटिंग थी अपनी, खूब लोग अपने तैयार हो जाएंगे, उन लोगों को बोल दिया जाएगा। आप जो साथी नहीं आए हैं अभी, पहले आप कागज़ पे नोट कर लो कौन कौन साथी आए हैं, उनके अलावा आप ड्यूटी लगा लो कि मैं इन 4 लोगों से मैं बात कर लूँगा, इन 4 से मैं बात करके आप सबसे बात करके पहले पूछो कि भाई ये करने का प्लान किया है, हम सेमिनार करते हैं और लेटेस्ट सी कि क्या इसका नतीजा निकलता है। तो एक सेमिनार हम लोग करेंगे 1 नवंबर को प्लान कर रहे हैं हम लोग करनाल में,
1 नवंबर को छुट्टी भी होती है और 1 नवंबर है, हमारे पास 1 महीना बच जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। और इसी दौरान हम लोग चंडीगढ़ में रख लेते हैं। तो चंडीगढ़ से भी फिर हमारे पास करनाल में लोग आ जाएंगे खूब, और फिर करनाल से तो आएंगे ही, और बाकी पूरे हरियाणा से तो आएंगे। तो ये मोटा रखते हैं। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, पंजाब में लुधियाना में बीच में एक ट्रेनिंग रख लेंगे अपन। ਅਜੇ ਡੇਟ ਫਿਕਸ नहीं। डेट फिक्स अभी नहीं करी, अभी मैं जाके शेड्यूल चेक करके तारीख रख लेंगे। और वो 3 दिन की ट्रेनिंग है, आप अपने चैनल पे लाइव भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब वो अल्टीमेट ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। इस साइड का इंचार्ज कौन है अपना, कोई पंजाब इंचार्ज साइड का? अपने 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 जनता सरकार मोर्चा की ब्यूटी है, कोई इंचार्ज नहीं। पहले ही गल कर गए हैं कोई ऑपरेट कर रहा है या कुछ कोई नहीं टीम operate जोड़ करना रहा है? देखो क्या है, सब मिल के कर जो काम करने का जिसका जो मीटिंग होती है उस टाइम वही ऑपरेट करता है, जिसका भी जो मन कर रहा होता है। ओके ठीक है। मतलब जैसे मैं भी हूँ, मैं भी फर्स्ट अमंग इक्वल हूँ, मतलब मैं सबसे आगे दौड़ लेता हूँ, तो इसलिए वो फर्स्ट बोल के सोचते हैं कि चल ठीक ही चल रहा होगा, ऐसा करके मान लेते हैं। तो यहाँ प्रधान ही नहीं है, कोई संगठन ही नहीं। हमने इसलिए इसको ऐसा रखा है कि सरकार को यही नहीं पता लगना चाहिए इनका हेड कौन है। हेड ही नहीं है कोई, एवरीबडी इज हेड, एवरीबडी इज लेग, एवरीबडी इज हैंड। पूरी बॉडी है ये, मतलब। तो इसको एक पूरी फैमिली की तरह हम लोग बिल्ड करने वाले हैं बेसिकली। इसका पर्पज़ ये है कि इसमें चौधर नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे को आप बचाएंगे, मेरे बच्चे को मैं बचाऊंगा, तो मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं, आपका मेरे ऊपर नहीं, तो मेरी आपके ऊपर चौधर भी नहीं। जब एहसान नहीं तो चौधर भी नहीं। लगे ठीक कर रहे हैं, साथ आ जाओ। मान लो हमने मीटिंग करी, इन्होंने कॉल दे दी, भाई मैं मीटिंग कर रहा हूँ फलानी जगह पे, आपको लगता है ये आदमी ठीक है, जाओ मीटिंग में, नहीं लगता मत जाओ, बस। नहीं समझे ना? मतलब आपको जितना आप एक्टिव हो उसके हिसाब से आपको लोग जान जाएंगे। आपको लगेगा कि आदमी ने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला मान लो, तो अगली बार नहीं आएंगे लोग बात। एक मीटिंग बुलाई, उसका कुछ नतीजा निकला तो आ जाएंगे अगली बार। एक नेचुरल लीडरशिप इवॉल्व करने का एक मैकेनिज्म हमने जनता सरकार मोर्चा में बनाया है कि कोई किसी के ऊपर अपनी लीडरशिप थोपेगा नहीं। इफ़ यू कैन लीड, अगर आप उनको साथ लेके चल सकते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ चलेंगे। तो इस तरह का एक मैकेनिज्म है, तो अपन लोग करते हैं, हिमाचल में भी करेंगे।